अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाह। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं अल्लाह पाक ने जहाँ। तो मेरा आज का जो टारगेट है वो इनकम टैक्स लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी इनकम है और एम्प्लॉयमेंट इनकम है। ठीक है, टॉपिक भी करते जाएंगे, प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, इस तरह चलेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक जिस नियत से स्टार्ट कर रहे हैं वो नियत पूरी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इनकम टैक्स कंप्यूटेशन से। ठीक है। हम आपके पास जब इनकम टैक्स लायबिलिटी पढ़ रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पार्टनरशिप बिजनेसेस। हमने कहा ठीक है, इंडिविजुअल कोई सा भी हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, जॉब करता हो या पार्टनरशिप बिजनेस में हो, उसकी आपके पास जो बेसिस ऑफ असेसमेंट है वो जनरली आपके पास क्या होती है? टैक्स ईयर। क्या होती है बेटा? टैक्स ईयर। यूके में आपका जो टैक्स ईयर रन करता है वो कब से? 6 अप्रैल से ले 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025 तक है, जिसको हम कहते हैं टैक्स ईयर 24-25। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 6/4/22 से 5/4/23, सो दैट विल बी टैक्स ईयर 22-23। ऐसी है बेटा? हमने कहा ठीक है। तो आपका टैक्स ईयर यूके में 6 अप्रैल to 5 अप्रैल है, मंथ डेज वाइज। लेकिन अगर मंथ वाइज हम बात करें तो अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। कैन यू ऑल हेयर मी बेटा? यस सर। अब जब भी कभी हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल में इनकम के ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? इनकम के ब्लॉक्स होते हैं। हमने कहा ठीक है। इनकम के आपके पास तीन मेन ब्लॉक्स हैं: नॉन सेविंग, सेविंग एंड डिविडेंड। सर, सेविंग इनकम को इस तरह समझो, आपको कहीं से भी क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको कहीं से भी क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट इज नॉन सेविंग। सर, मैंने बैंक अकाउंट खोला, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। डिविडेंड, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उस शेयर्स पे मुझे डिविडेंड मिल रहा है। दैट इज डिविडेंड इनकम। नाम से भी पता लग जाता है। और वो कोई भी इनकम जो सेविंग और नॉन सेविंग के अलावा हो, दैट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन सेविंग इनकम। क्लियर है बच्चों? कोई भी ऐसी इनकम जो आपके पास सेविंग या डिविडेंड के अलावा है, वो कौन सी है बेटा? नॉन सेविंग। सर, हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: कोई भी ऐसी इनकम जिसको अर्न करने के लिए हमें कंटिन्यूस एफर्ट या कंटिन्यूस सर्विसेज देनी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन सेविंग इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम, आप कहीं पे क्या करते हो? जॉब कर रहे हो। ट्रेडिंग, आपका बिजनेस हो। प्रॉपर्टी रेंटल्स, आपने घर किराए पे दिया हुआ है। पेंशन एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। क्या है बेटा? एक रिटायरमेंट बेनिफिट। पहले आप इसमें पैसे डालोगे, इस फंड को ग्रो करेगा। सेट इसमें आपके पास 20,000 पाउंड आ गए। अब यहां से रिसिट्स आएंगी। तो पेंशन जब आपको रिसीव हो तो आपकी इनकम बन जाती है, चाहे कहीं से भी रिसीव। एम्प्लॉयमेंट जॉब करता है, ट्रेडिंग बिजनेस करता है, प्रॉपर्टी घर किराए पे देता है, और पेंशन आपके पास रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल रहा है। इज इट क्लियर बेटा? आगे चलूं मैं? यस सर। यूके टैक्स में कुछ इनकम आपके पास एग्जाम्प्ट है। ठीक है, आपके पास यूके में कुछ इनकम्स क्या है आपके पास? एग्जाम्प्ट है। हमने कहा ठीक है। इनकम फ्रॉम नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंक सर्टिफिकेट से, अगर आपको नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट मिल रहा हो तो वो एग्जाम्प्ट है। क्या है आपके पास? एग्जाम्प्ट है। ये क्या होते हैं? आपने देखोगे पाकिस्तान में भी मरकजी कौमी बचत सेंटर होते हैं। लोग जाते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, और सर्टिफिकेट पे उनको क्या मिल रहा होता है? इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इज इट क्लियर बेटा? बैटिंग मनी, सर कोई शर्त लगा रही है। लॉटरी मनी, माला माल वीकली, प्रीमियम एंड प्राइस बॉन्ड्स, एग्जाम्प्ट है। इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग सर्टिफिकेट एग्जाम्प्ट है। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है। क्लियर है बच्चों? सेविंग सर्टिफिकेट, बैटिंग मनी, लॉटरी मनी, इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है जहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और वहां से आने वाला जो इंटरेस्ट है दैट इज एग्जाम्प्ट। आगे चलूं बेटा? याद रहेगा बच्चों? आगे चलूं? यस सर। सर, सबसे पहले क्या होता है? हमें इनकम का पता होना चाहिए कि इनकम कौन कौन सी है। हमने कहा ठीक है। हमारे पास एक सवाल में ऐसा नहीं है कि 10 की 10 इनकम गिवन होंगी, कुछ खास इनकम गिवन होती है। हम हर इनकम को
अल्टीमेटली ट्रांसफर करते हैं टैक्सेबल इनकम के फॉर्मेट में। किसमें बेटा? टैक्सेबल इनकम के फॉर्मेट में। एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट की वर्किंग वन में, उसको ट्रांसफर कर दिया नॉन सेविंग। ट्रेडिंग इनकम कैलकुलेट की फॉर्मेट में, पेंशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, गिवन होती है ना बच्चों? तो सारी इनकम हमने उसके रेलिवेंट ब्लॉक पे डाल दी है। इंटरेस्ट है तो सेविंग है, डिविडेंड है तो डिविडेंड इनकम है, और उसके अलावा दुनिया में जहां की कोई भी इनकम है वो नॉन सेविंग है। क्लियर है बच्चों? फातिमा, इज इट क्लियर? फातिमा, Yes, yes, इकरा, इकरा, yeah. जैन। यस सर, क्लियर है। बैंक इंटरेस्ट है, कहां जाएगा? सेविंग इनकम। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट कोई सी भी इनकम हो कहां जाएगा? नॉन सेविंग, अनलेस वो एग्जाम्प्ट हो। डिविडेंड इनकम कहां जाएगा आपके पास? डिविडेंड इनकम के फॉर्म। सारी इनकम आई, इसका टोटल कर लिया, क्या आ गई बेटा? टोटल इनकम। क्या आ गई? टोटल। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? आगे चलो। हर इनकम को निकालते जाएंगे, फॉर्मेट में पुट करते जाएंगे, ठीक है बेटा? टोटल इनकम से हम माइनस, जी बेटा बोले, कुछ बोल रहे हैं बेटा? अच्छा बेटा, टोटल इनकम को निकालने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। सर वैसे तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, लेकिन ये आपके पास एक जनरल एक्सपेंस है जिसका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक इनकम से नहीं है, ये ओवरऑल इनकम से माइनस होता है। हमने कहा सर होता क्या है? सर कोई भी ऐसा लोन जो मैंने इसलिए परचेज किया हो जिससे मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करूंगा और उसको अपनी जॉब या पार्टनरशिप बिजनेस में यूज करूंगा। सर नहीं समझा। मैंने बैंक से लोन लिया, एचबीएल से, और लोन लेके एक लैपटॉप लिया जिसको मैं अपने ऑडिट में यूज करूंगा, क्वालिफाइंग लोन। सर मैंने लोन लिया, लोन लेके एक मशीन परचेज की है जिसको पार्टनरशिप बिजनेस में यूज करूंगा, क्वालिफाइंग लोन। लोन लिया, लोन इसलिए लिया ताकि मैं आपके पास पार्टनरशिप फर्म में स्टेक बाय कर सकूं, इक्विटी बाय कर सकूं। भाई कोई बंदा आपको पार्टनर ऐसे थोड़ी बना लेगा, आपको उसको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। और कोई भी ऐसा लोन तो इसलिए बाय करूं, इसलिए लोन जिससे मैं आपके पास शेयर बाय कर लूं एक ऐसी कंपनी में जिसको उसके एम्प्लॉय कंट्रोल करते हो। एक ऐसी कंपनी के शेयर बाय करने के लिए जिसको उसके एम्प्लॉय क्या करते हो बेटा? कंट्रोल करते हो। ऐसे किसी भी पर्पस के लिए लोन लूंगा तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उसे मैं क्या कहूंगा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड। क्लियर है बच्चों? इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी लोन जिसका यूज पर्सनल ना हो बल्कि बिजनेस में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, पार्टनरशिप बिजनेस का स्टेक बाय करने में हो, या किसी ऐसी कंपनी के शेयर बाय करने में हो जिसको उसको एम्प्लॉय कंट्रोल करते हो, ऐसे आपके पास लोन को हम कहते हैं क्वालिफाइंग लोन। और ऐसी क्वालिफाइंग लोन पे जो इंटरेस्ट पेड होगा दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड। क्लियर है बच्चों? डन? यस सर। ये माइनस कर दिया, आपके पास आ गया नेट इनकम। नेट इनकम से हम माइनस करते हैं पर्सनल अलाउंस। सर पर्सनल अलाउंस वो अमाउंट है जिससे ऊपर यूके में टैक्स लगता है। अगर यूके में कोई बंदा एनुअली 12,570 अर्न करता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। नहीं, पाकिस्तानी कितने हो गए भाई? 12,570 इंटू 3। अगर यूके में कोई 4.2 पाकिस्तानी रुपीज अर्न करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। बहुत बढ़िया अमाउंट। हमारे तो पता है कितना टैक्स चला जाता है अमाउंट। ठीक है भाई, डन है? पर्सनल अलाउंस पहले माइनस करेंगे सेविंग से, लेकिन अगर सेविंग इनकम ही कम हो, सॉरी नॉन सेविंग कम हो तो फिर सेविंग से, सेविंग कम हो तो डिविडेंड। लेकिन टोटल पर्सनल अलाउंस कितना है बेटा? 12,500। मैं ये कहना चाहता सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, हूँ। यही सेम प्रोसीजर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट का भी होगा कि टोटल पहले जी नेट उसमें से करेंगे, नॉन सेविंग में से जो जी जी, बचेगा। बिल्कुल 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 ऐसे ऐसे। अच्छा बेटा देखो, पर्सनल अलाउंस है, नॉन नॉन सेविंग इनकम 7,000 थी तो 7,000 माइनस कर दिया, जो बाकी तुम्हारे पास 5,570 बचा वो सेविंग से माइनस करोगे। ठीक है बेटा? क्लियर है? यस सर। फिर भी पूरा नहीं होता तो डिविडेंड से। ये आपके पास आ गई टैक्सेबल इनकम। क्या आ गई बेटा? टैक्सेबल इनकम। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये वो इनकम है जिसपे टैक्स के रेट अप्लाई होने, क्या होने? टैक्स के। यानी बच्चों क्लियर है? कोई डाउट है? पूछें बच्चियों, कोई डाउट है? No, sir. आ जाए जल्दी से। कैलकुलेटर ज्यादा तेज चलाना है बच्चों। देखें, आप लोग जितना ज्यादा तेज काम करेंगे हम उतना कवर कर सकते हैं ज्यादा, इंशाल्लाह। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। आप लोग जल्दी से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके दिखाएं मुझे क्विकली। यू हैव 2 मिनट्स।
एवरी वन ऑफ यू 2 मिनट्स। सर टैक्सेबल इनकम नॉन सेविंग के लिए है 13,430, फॉर सेविंग 7,200 एंड फॉर डिविडेंड 4,000। जी बच्चों, आप सबका हो गया बेटा? एवरीवन डन? बच्चों, यस सर हो गया। फातिमा, इकरा, 24 यस सर फिजा, 24,630 एम्प्लॉयमेंट इनकम कहाँ जाएगा? नॉन सेविंग में। नॉन सर पेंशन इनकम? नॉन सेविंग। वेरी गुड। बैंक इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट सेविंग इनकम में। डिविडेंड इनकम? डिविडेंड के अंदर सर। सर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट जो है सर एग्जाम्प्ट है क्योंकि वो एग्जाम्प्ट के अंदर, एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर आता एग्जाम्ड इनकम को छोड़ नहीं देंगे, लिख के दिखाना पड़ेगा इस तरह डैश, तो मार्क्स मिलेंगे। है। शायद यही गलतियां करता है हूँ पेपर में। मे बी। सर नॉन सेविंग 29,100 नहीं है? आ रहा बेटा, पहुंचे तो तुम्हें। ये 16 और 10 है बेटा। कितना आ गया बेटा, जल्दी बताइएगा। सर टोटल टैक्सेबल 24,630। इसमें आ रहा है आपके पास 12 निकाल दें तो 16, 14, कितना बेटा? सर अलग अलग 13 बतानी है, टोटल बतानी है। अलग अलग बताएं बेटा। सर नॉन सेविंग की 13,430। बच्चों ऐसी है सबका? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपकी डिविडेंड इनकम 3,700 कैसे आ रही है? 3100 थे। ओके भाई, सर 4,000 थी डिविडेंड इनकम। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। नहीं बेटा, आगे चलें। अब आ जाए एक और कॉन्सेप्ट पे, एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स। एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स इसकी नजर आ रही है बेटा? आगे Yes, बेटा इसकी sir. नजर। ओके, देखो ये तो मैं बता चुका हूं कि हर इंडिविजुअल को यूके में कितना अलाउंस मिलता है बेटा? 15,000, 12,570 रुपए, 12,570 पाउंड। अगर आपके पास इनकम इससे ज्यादा है तो टैक्स लगता है, वरना टैक्स नहीं लगता। यूके का टैक्स बहुत लॉजिकल है। यूके वाले कहते हैं यार हम रिलीफ उसको देंगे जिस बंदे को डिजर्व करता हो। जो बंदा क्या करता हो? डिजर्व करता हो। अगर कोई बंदा डिजर्व नहीं करता तो हम उसको नहीं देंगे। हमने कहा क्या मतलब है? उसने कहा भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल की नेट एडजस्टेड इनकम कितनी बेटा? नेट एडजस्टेड इनकम 1,00,000 पाउंड से एक्सीड करेगी तो हम हर 2 पाउंड के लिए पर्सनल अलाउंस को 1 पाउंड से क्या कर देंगे? कम कर। सर इन शॉर्ट, अगर मेरी नेट एडजस्टेड इनकम 1,10,000 हुई तो 1,00,000 से कितना एक्सीड हुई है बेटा? 10,000 सर। तो मैं अपने पर्सनल अलाउंस को 5,000 से कम कर दूंगा, यानी मेरा पर्सनल अलाउंस कितना हो जाएगा? 12,570 माइनस। इज इट क्लियर बेटा? रूल क्या है? अगर किसी भी इंडिविजुअल की नेट एडजस्टेड इनकम 1,00,000 पाउंड से एक्सीड करेगी तो उसका पर्सनल अलाउंस हर 2 पाउंड से क्या हो जाएगा? 2 पाउंड इंक्रीज के लिए 1 पाउंड से डिक्रीज हो जाएगा, यानी 1 रुपया बढ़ेगा तो 50 पैसे से पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें पर्सनल अलाउंस चेक करना है कि नहीं करना? आप सुन लो मेरी बात। जब तुम यहां पहुंचो तो चेक कर लेना तुम्हारी इनकम 1,00,000 पाउंड से ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा हो तो तुम अपने पास नेट एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट कर लेना। कब कैलकुलेट करोगे? जब नेट इनकम कितने से एक्सीड कर रही हो? 1,00,000 पाउंड से ज्यादा। सर ये नेट एडजस्टेड इनकम निकलती कैसे? कोई मसला नहीं है। नेट इनकम आपको पता भी निकाली थी हमने, याद है? अभी हमने कैलकुलेट की थी नेट इनकम। कैसे आई थी बेटा, बताओ जल्दी से। सर टोटल इनकम माइनस पर्सनल, सॉरी नॉन टोटल इनकम सेविंग, सेविंग, डिविडेंड जी माइनस क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, जी। इन सबको माइनस की, नेट इनकम आई। उसमें से माइनस कर दो गिफ्ट एड डोनेशन। क्या चीज? गिफ्ट एड डोनेशन। सर गिफ्ट एड डोनेशन का मतलब होता है डोनेशन टू रजिस्टर्ड चैरिटी। डोनेशन टू रजिस्टर्ड चैरिटी, एक ऐसी चैरिटी जो आपके पास क्या है? एफबीआरसी, यानी हमारे पास एचएमआरसी से रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, सर ये क्या होती है?
सर मैं काम करता हूं फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी में, और मैंने मेजान बैंक लिमिटेड का एक पेंशन प्लान सब्सक्राइब कराया हुआ है, जिसमें मैं पैसे डालता हूँ बीइंग इंडिविजुअल, सेट 1000 पाउंड डालता हूँ। तो एक ऐसा पेंशन फंड जिसको आपका एम्प्लॉयर नहीं चलाता, कोई थर्ड पार्टी चलाता है, क्या चाहता है बेटा, कोई थर्ड पार्टी चलाता हो, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, क्लियर है बच्चों? तो रूल क्या है, पास सुन लो अगेन। जैसी आपकी नेट इनकम 1,00,000 पाउंड से ज्यादा एक्सीड हुई, आप फौरन से रफ वर्किंग में जाओगे और क्या कैलकुलेट करोगे, नेट एडजस्टेड इनकम। और अगर नेट एडजस्टेड इनकम भी 1,00,000 पाउंड से ज्यादा हुई, तो हर 2 पाउंड के लिए आपका पर्सनल अलाउंस 1 पाउंड से क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे चलूं बच्चों? Yes, sir. इकरा, Yes, sir. It's clear. फातिमा, जैन, फातिमा आगे चलूं? Yes, sir. कुमैल आप बोलें। यस सर। तो बेटा क्या रूल है, पहले टोटल इनकम निकाली, नेट इनकम तक पहुंचे। अगर नेट इनकम 1 लाख से कम है तो कोई मसला नहीं है, नेट इनकम 1,00,000 पाउंड से कम है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा आ रही है, तो जाओ रफ वर्क में क्या कैलकुलेट करो, एडजस्टेड नेट इनकम, ठीक है, एडजस्टेड नेट इनकम निकाली। अगर एडजस्टेड नेट इनकम भी 1,00,000 पाउंड से ज्यादा हुई, तो हर 1 पाउंड के 2 पाउंड के लिए पर्सनल अलाउंस 1 पाउंड से कम हो जाएगा। सर आते हैं दोबारा से। दूसरी बात है, ये जो अमाउंट होंगे ना, ये ग्रॉस अमाउंट होंगे। क्या होंगे बेटा? ग्रॉस अमाउंट। सर क्या कहना चाहते हैं? सर अक्सर एग्जाम में होता है, बोलता है आपने पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन दी है 4,500, ये 4,500 को हम एज्यूम करते हैं दैट इज 80%। कितना परसेंट बेटा? 80%। और इसको ग्रॉस करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 80 मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 5625। 5 6 क्लियर है? तो अगर ये नेट गिवन ग्रॉस गिवन तो मसला ही नहीं है, नेट गिवन है तो उसको क्या करना पड़ता है आपके पास, ऐड करना, ग्रॉस अप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? ग्रॉस अप, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। आए दोबारा से चलते हैं, सही बेटा? सर ये प्रॉपर्टी आप- इनकम 13,750 है, 13,250 है। 750 बेटा। अब आप लोगों को टैक्सेबल इनकम निकालनी है फटाफट भाग के। हाँ बच्चों, किस पॉइंट पे पता लगेगा कि हमें नेट इनकम की कैलकुलेशन करनी है? जब 1 लाख से ज्यादा होगा। सर ये नेट इनकम हमारी 1 लाख से ज्यादा थी। नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा है। जी सर। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। इकरा क्लियर है? हम क्या निकालेंगे? Yes, sir. एडजस्टेड नेट इनकम बेटा। Yes, sir. 2 चीजें माइनस होती हैं, फिलहाल हमारे पास एक ही है, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। कितनी है बेटा? It's 2,400, but it's Net. net. नेट। फिल्जा आप हैं क्या? Divided by 80 multiply 100, it's 3,000. कितना आ गया बेटा? 7 719। बेटा 3,000 आ रहा है, कितना आ रहा है बताना जरा। सर 3,000 आ रहा है। 2000 आ रहा है। सर हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है 106,555। बेटा ये 110,750 आ रहा है, चेक करना। जी सर, जी सर। Yes, अच्छा sir, है। यही आ रहा है। ये भी 1 लाख से ऊपर आ रहा है, तो पर्सनल लॉस नॉर्मली कितना होता है? 5 to 12570। रिडक्शन कैसे करेंगे? सर इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे 110,750 में से, और उसको उसको 50% 50% से मल्टीप्लाई कर दें। यस 50% से multiply कर देंगे। सर 5375 आंसर है इसका। 5375। यस सर, Yeah. 63 जी। इसे ही कैलकुलेट किया ऊपर मैंने बेटा, किसने बताया? नहीं सर, ऊपर वाला 5375 है जो। 5375 होगी। जी ओके थैंक यू। और ये अमाउंट बताइएगा बेटा। सर, ये अमाउंट सर, हमारी 7 बनती है 719। 719 जी सही है। 90,555। 16,000 पूरा। सर 106,555 आंसर है ठीक है बच्चों, टोटल क्लियर है? टैक्सेबल इनकम। इकरा, फिल्जा, फिल्जा आप हैं क्या बेटे क्लास में? Yes, sir. फातिमा क्लियर है बच्चे? फातिमा Yes, sir. Good. Clear. अच्छा, अभी मैंने बस एक बात बताई है कि पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन 80% होती है, 20% इसमें स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है?
स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ये जब हम पेंशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, ठीक है। पेंशन अब की दफा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और मैं इसको बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आना है पेपर में। बच्चों क्लियर है, आगे चलूं? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान सुनिएगा। अब हमारे पास टॉपिक आ गया इनकम टैक्स लायबिलिटी। क्या आ गया बेटा? इनकम टैक्स लायबिलिटी। Liability. सर इनकम टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब है? ये बच्चा, इनकम टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपने जो टैक्सेबल इनकम निकाली थी उस पर टैक्स कितना लगेगा, किस पे टैक्स कितना लगेगा। यूके में टैक्स है प्रोग्रेसिव। क्या है बेटा? प्रोग्रेसिव। जनरली जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती आती है आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है, आपका टैक्स भी क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। क्लियर है? हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे रेंज बनी हुई है, स्लैब्स बने हुए हैं, ठीक है। पहले है बेसिक बैंड। अगर किसी बंदे की इनकम 1 से लेके 37,700 है, कितनी बेटा? 1 पाउंड से लेके 37,700, तो नॉन सेविंग का रेट कितना है? 20, सेविंग का कितना है? 20, और डिविडेंड का 8 पॉइंट। इनकम 37,700 से ज्यादा हुई तो यू विल मूव टू हायर बैंड। लेकिन याद रखिएगा, हायर बैंड में आप डायरेक्टली जंप नहीं कर रहे होगे, पहले बेसिक फिल होगा फिर आप जाओगे हायर में। क्लियर है बच्चे? यस सर। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल आई मेंट टू से, अगर तुम्हारी नॉन सेविंग 40,000 इनकम है टैक्सेबल, तो 37,700 बेसिक में आएगी, और जो बच जाएगी कितना आपके पास? 3,000, 2,300, 2300 सर। वो आपके पास हायर में आएगी। क्लियर है बच्चों? एक बात, तो इट्स लाइक अ कप ऑफ टी। पहले फर्स्ट कप भरेगा, फर्स्ट कप में जब जगह खत्म हो जाएगी यू विल मूव टू द इवेंचुअली सेकंड बैंड, और जब सेकंड बैंड में भी जगह खत्म हुई तो यू विल मूव टू हायर बैंड। ठीक है, डन है। हायर बैंड में रेट क्या है? नॉन सेविंग आएगी तो 40, सेविंग 40, डिविडेंड 33.75, और सर एडिशनल बैंड यदि आप 1,25,100 से भी क्रॉस कर गए तो नॉन सेविंग 45, सेविंग 45, और डिविडेंड 39.35%। क्लियर है बच्चा? रेट लगाते टाइम एक बात का ख्याल रखना है, रेट लगाते टाइम एक बात का क्या रखना है? ख्याल रखना है। सबसे पहले टैक्स लगता है नॉन सेविंग पे, फिर सेविंग पे, और फिर डिविडेंड पे। क्लियर है बच्चों? पहले नॉन सेविंग, फिर सेविंग, और फिर डिविडेंड। डन है बच्चों? कोई सवाल है? पूछे प्लीज। इकरा, फातिमा, जैन, कुमैल, फिल्जा। Sir, it's clear. No question. नो क्वेश्चन। अच्छा, अब सेविंग इनकम में दो चीजों का ख्याल रखना है। नील रेट बैंड, अगर सेविंग इनकम पहले बैंड में फॉल करे तो उसके फर्स्ट 1,000 पे, उसके फर्स्ट 1,000 पे आपके पास टैक्स का रेट 0% होगा। अगर आपके पास, आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, आपकी इनकम क्या है? अंडर 37,700 है, तो सेविंग के फर्स्ट 1,000 पे कितना लगेगा? ठीक है, 0%। और अगर आप हायर रेट टैक्स पेयर हो तो सेविंग के फर्स्ट 500 पे जो रेट लगेगा वो कितना होगा? 0%। ये नॉर्मल रेट है, 40, 40, 33। लेकिन ये बात का ख्याल रखना, इसलिए मैंने स्टाइल लगाया था। सेविंग पे स्टाइल क्यों लगाया था? क्योंकि आप बेसिक टैक्स पेयर हो, ठीक है, तो आपके पास सेविंग पे फर्स्ट 500, फर्स्ट 1,000 पे 0%, और अगर आप हाई रेट टैक्स पेयर हो तो फर्स्ट 500 पे कितना बेटा? 0%। याद रहेगा ये बात? यस सर। क्यों? Yes, sir. अपने पास सेविंग के और डिविडेंड के रेट तो, सॉरी, सेविंग और नॉन सेविंग के रेट तो सेम है, बस आपको क्या याद रखना बेटा? आपको याद क्या रखना है कि यार जीरो रेट कब लगेगा, ठीक है, डिविडेंड बैंड, डिविडेंड की रेट अलग है ना, ऐसी है। याद है सबको? आगे चलो। यस सर। ओके, Yes, sir. अभी मैं जो लिखूंगा सवाल में वो सब टैक्सेबल इनकम होगी, यानी पर्सनल लॉस वगैरह माइनस हो चुका होगा। ठीक है बेटा? पहले ये डिसाइड कर लो कि बेसिक टैक्स पेयर है कि हायर टैक्स पेयर है। जी बच्चों, Basic, sir. Sir, basic. बेसिक टैक्स पेयर है, ठीक है। सर टैक्स लगाना शुरू करते हैं तो हम, तरीका हर बंदे का अलग हो सकता है। पहले इनकम का नाम लिखा और लिखा किस बैंड में आएगा। सेविंग है बेटा, कितना रेट होता है सेविंग का? 20%. क्या 30%. पहले बैंड में जगह बाकी है कि सेविंग भी आ जाए? Yes, sir. हाँ सर, बाकी है जगह, बहुत बाकी है। लेकिन सर सेविंग के फर्स्ट, क्योंकि मैं बेसिक टैक्स पेयर हूं, तो सेविंग के फर्स्ट 1,000 पे कितना रेट लगेगा? 0%. तो अब कितनी बच गई? 4,700. सर डिविडेंड में क्या होता है? डिविडेंड चाहे बेसिक हो, हायर हो, कुछ भी हो, डिविडेंड में क्या आपके पास
500 एग्जाम 500 पे। डिविडेंड पे कितना बेटा आपके पास? फर्स्ट 500 पे 500 अब कितना बच गया बेटा? 2600. कितना रेट होता है बेटा? 8.75। Yes sir. कोई कैलकुलेट करता है बेटा? जल्दी से शाबाश। Yes sir, हो गया. सर 4367.5 227.5 4368 बेटा। Yes sir. ये सर बच्चों क्लियर है? आगे चलूं? Yes sir. जी sir. अब कह रहे हैं बेटा कौन सा टैक्स पेयर है बेटा? हायर सर। High rate. इकरा एवरीथिंग क्लियर बेटा? इकरा Yes sir. गुड। डन सर हो गया sir. सर पहला बैंड तो नॉन सेविंग से ही भर जाएगा है ना बेटा? Yes ऐसी ही sir. है। जी sir. लेकिन सर पहले बैंड भरने के बाद भी कुछ अमाउंट रह जाएगा। कितना अमाउंट रह जाएगा बेटा? 3300 3200. सर सेविंग पे आ गया। हाँ बेटा सेविंग पे क्या करूं? सेविंग पहले बैंड में जाएगी सेकंड बैंड में डायरेक्ट? सर फर्स्ट का फिल हो चुका है, अब 500. डायरेक्ट सेकंड बैंड में जाएगा। वेरी गुड। Second. 12,000 पे लगा दो 40%। No sir. सर अगर हायर सर, टैक्स पेयर होगा तो सेविंग पहले 500 पे 0। वेरी गुड। डिविडेंड कितना है बेटा? डिविडेंड का रेट सर 33.75 है, लेकिन फर्स्ट 500 पे 0 है। फर्स्ट 500 पे 0। वेरी गुड। तो टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी होगी 14709। 14709। यस सर। सर इसके अंदर राउंड ऑफ के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब अभी मैंने जिस तरह राउंड बताता ऑफ है। करके जी बताता है एग्जामिनर। एमसीक्यूज होगा तो बताएगा। ठीक एमसीक्यूज सर। होगा तो बताएगा। नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10। ठीक है ठीक सर। बच्चा आप बोले क्लियर है? फातिमा आप बोले बच्चे Yes, clear. क्लियर है? ओके Yeah. भाई माशाल्लाह हमें ये भी आ गया। अब आए एक चीज पे और समझे, एक चीज और समझे तो कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग रेट फॉर सेविंग इनकम। स्टार्टिंग रेट फॉर सेविंग इनकम आज से कोई 16 साल पहले एक स्टार्टिंग बैंड होता था। क्या होता था बेटा? स्टार्टिंग बैंड होता था और उसकी रेंज होती थी 1 से लेके 5,000 पाउंड तक की। 1 से लेके 5,000 पाउंड तक की। अब वो बैंड नाम से तो नहीं है लेकिन उन्होंने उसको रेट में बता दिया। बोलता क्या है? बोलता है अगर एज्यूम करो तुम्हारा एक बैंड 1 से लेके 5,000 तक भी एग्जिस्ट करता है। 1 से लेके 5,000 तक भी, जो कि क्या है? स्टार्टिंग बैंड है। और इसको हम क्या कहते हैं आजकल? क्या कहते हैं? स्टार्टिंग रेट। अगर उस बस 5,000 में सेविंग इनकम फॉल कर गई तो अप टिल 5,000 सेविंग का रेट क्या होगा? 0%. सर क्या मतलब है? सर सपोज करें मेरी नॉन सेविंग इनकम है 3,100। कितनी है बेटा? 3100। तो इस बैंड में सेविंग के लिए कितनी जगह बची है? 1900 सर। 1900. तो उस 1900 पे सेविंग का रेट कितना होगा? 0। 0. लेकिन मैंने कहा हमेशा नहीं होगा ये बेटा। ये कब होगा? जब सेविंग इनकम शुरू के 5,000 में क्या कर जाए? फॉल कर जाए। करेगी. क्लियर है? यस नॉन सर। सेविंग के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? सेविंग के। Saving in. सर क्या कहना चाह रहे हैं? देख रहे हैं बेटे टैक्सेबल इनकम है क्या ये? टैक्सेबल इनकम। टैक्स वाले किसको लगता है? सेविंग पे। कितना रेट लगेगा? 20 सर। 20. सर झांक के देखा, अरे अरे वाह, सेविंग तो फॉल कर गई है फर्स्ट 5,000 में। कितनी फॉल कर गई है? 3200. 3,200। तो 3,200 तक का 0%. प्लस। सर ये तो स्टार्टिंग रेट था, ये बेसिक टैक्स पेयर है, तो इसके लिए फर्स्ट 1,000 में भी कितना 1,000 परसेंट? 0%. अब सेविंग कितना बच गया टैक्सेबल? 2700. उस 2,700 पे लग जाएगा रेट। 20%. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes sir. यस सर। तो हमेशा नहीं देखना, कब देखना है? जब नॉन सेविंग बहुत कम हो। बहुत कम का यार क्या है? 5,000 से भी कम हो। बच्चों क्लियर है? सारे बच्चे Yes, बोले। sir. कुमैल, जैन, यस सर। हसीब आप हैं, फैजान। यस सर यस। फैजान समझ में आ रही है बेटा बात? फिल्जा कोई डाउट तो नहीं है बेटा? सर डाउट तो नहीं है, लेकिन ये जब मैं जब ये क्वेश्चन करती थी ना, तो मैं इसको
नॉन सेविंग को डायरेक्ट माइनस कर देती थी 5000 से, और जो आंसर आता था उस पर 0% लगा देती थी, तो वो भी गलत तरीका है। नहीं, वो गलत तरीका तो नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत तरीका तो नहीं है, ये तो करने पर अपने आपने हैं। कॉन्सेप्ट तो भैया आप यूज कर रही हैं सेम। मैं इसका टाइमलाइन बना लेता हूँ आसानी के लिए। क्लियर बच्चों? फातिमा डन, आगे चलूं? Yes, sure. 5 मिनट और लूंगा, टॉपिक इनकम टैक्स लायबिलिटी का एंड हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स, एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स। एक सवाल कर रहा हूं तुमसे, विच सिचुएशन इज बेसिक बेस्ट फॉर टैक्स पेयर? आप टैक्स पेयर हो तो आपके लिए विच वन इज बेटर? सर सेकंड वाली। जी बच्चों, 1 to 45,000. 45,000। सर क्यों? आपका लार्जर पोर्शन ऑफ इनकम रिड्यूस रेट पे जा रहा है, सही कह रहा हूं बेटा? आपका लार्जर पोर्शन ऑफ Yes, इनकम रिड्यूस रेट पे जा रहा है। टैक्स ने आपको दो सिचुएशन ऐसी बताई हैं। टैक्स कहता है अगर आपने गिफ्ट एड डोनेशन दी है या आपने पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन की है, इन दो सूरतों में आपके बैंड की रेंज एक्सटेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? एक्सटेंड हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. और कौन Yes, से अमाउंट से sir. बेटा? अगेन ग्रॉस अमाउंट से। ग्रॉस ना दिया हो तो क्या करें सर? डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर आप क्या कहना चाहते हैं, करके दिखाएं। बेसिक टैक्स पेयर है कि हाई टैक्स पेयर है? Hi. 1500 ग्रॉस कंट्रीब्यूट किया किसने? पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। और 2000 किसने? गिफ्ट एड डोनेशन में। अब मैं रेट लगाने से पहले याद रखो, अगर बैंड बढ़ रहे होंगे तो मैं काम रेट बढ़ने से पहले करूंगा। किससे बेटा? रेट बढ़ने से पहले, लगाने से। सर किस तरह करूंगा? बेसिक की रेंज कितनी है? 37,700 सर। 37,700। हायर की रेंज कितनी है? 125,140। 125,140. जितना गिफ्टेड में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन होगी उतने अमाउंट से बैंड बढ़ जाएगा। जितना पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन होगी, ये आप क्या देंगे? एक्सटेंडेड बैंड। क्या आ जाएंगे बेटा? एक्सटेंडेड बैंड सर। Extended. 41200 सही है। 128640। क्लियर है बच्चों? डन है? यस सर। अच्छा भाई, अब सबसे पूछेगा यार रेट लगाने हैं मुझे, कितने पे? 42 पे। अब जब मैं लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा 37 नहीं लिखूंगा, कितना लिखूंगा? 412। 41,200. क्या सारी इनकम अकोमोडेट हो जाएगी नॉन सेविंग की? बेटा बताओ। No, sir. नहीं सर। नहीं सर। 800 will left. कितना बेटा? 8240. 8240। सर 41,201 से लेके 128,640 तक कितना बच गया था बेटा? 800 सर। 800. 800। 40% लग जाएगा। 320। 320। सेविंग है, डायरेक्ट रेट लगा दूं? सर हायर 7,000 बैंड पे। है तो पहले 500 जीरो पे जाएगा। और उसके बाद कितने बच गए? 6,500। 40%. 2,600. Total will be 11,160. 11,160. 1160। सही है, ऐसी है। बच्चों क्लियर है? यस सर। Yes, sir. माशाल्लाह, 1 घंटे में हमने क्या पढ़ लिया, मैं 1 मिनट में रिपीट कर दूं। पहले सारी इनकम ली, टैक्सेबल इनकम के फॉर्मेट में डाली, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हुआ माइनस किया, माइनस करने के बाद नेट इनकम आई, नेट इनकम आने के बाद चेक कर लो कि 1 लाख से एक्सीड कर रही है। हाँ कर रही है तो क्या कैलकुलेट करोगे? नेट एडजस्टेड इनकम। वो कैसे निकालते हैं? नेट इनकम माइनस गिफ्टेड माइनस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, एडजस्टेड नेट इनकम। वो भी 1 लाख से ज्यादा हुई तो जितनी 1 लाख से ज्यादा क्रॉस करी होगी, हर 2 पाउंड के लिए 1 पाउंड से आपके पास पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। क्लियर? टैक्सेबल इनकम आगे रेट अप्लाई करने, रेट अप्लाई करते टाइम नीडेड बैंड का ख्याल रखना है और स्टार्टिंग बैंड का ख्याल रखना है। और अगर बैंड एक्सटेंड हो रहे हो तो वो इनकम टैक्स लायबिलिटी से पहले काम करना है। क्लियर है बच्चों? जी सर। Yes, sir. बेटा किसी को कोई डाउट है? आगे चलूं? Yes, sir. No फातिमा, doubt. am I Yes, too sir. slow or too fast? No, it's clear, sir. It's good. No, Okay it's ना? good. Okay. Yeah, okay. आगे मैं थोड़ा सा ज्यादा तेज हो जाऊंगा वो भी खतरनाक है, थोड़ा हल्का हो जाऊंगा तो भी खतरनाक है, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना? ये जहन में मेरे ये लेके चल रहा हूँ। कुमैल आप बोले बेटा, क्लियर है? फैजान, हसीब, Yes, sir. Clear.
फिल्जा, Yes, sir. Clear है. Yes, फिल्जा, sir. Yes, sir. हमने कहा ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए, हमने कहा ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, आगे आते हैं। जनाब, अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर इनकम टैक्स लायबिलिटी कवर कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम आपके पास, ये बताना क्यों तो रही था बेटा, डायरेक्ट मैं किसी इनकम से स्टार्ट क्यों नहीं हो गया बच्चों? हम डायरेक्ट इनकम भी तो ले सकते थे ना It's the main format. सर इनकम्स उसी में जानी कंपटीशन के भाई, सब जो निकालेंगे जाने तो वहीं पे है ना, जब वही नहीं पता कि अल्टीमेट एम क्या है। अब हमें ये पता लगे इनकम जानी क्या है, तो अब निकालना तो कोई मसला ही नहीं है, 2 मिनट में कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टी इनकम। कौन सा बेटा? प्रॉपर्टी इनकम। हमने कहा यार प्रॉपर्टी इनकम समझाओ, हमने कहा कोई मसला नहीं है, प्रॉपर्टी इनकम इज सिंपली रेंटल इनकम। कौन सी इनकम बेटा? रेंटल इनकम। आपने कोई घर किराए पे दिया हुआ है, उसका रेंट आपके पास आ रहा है, क्लियर है? हमने कहा ठीक है। Yes, sir. प्रॉपर्टी इनकम की 2 बेसिस है कैलकुलेट करने की, एक एक्रूअल बेसिस है और एक है कैश बेसिस। एक है एक्रूअल बेसिस और एक है कैश बेसिस। सर कैश बेसिस क्या कहती है? जो इनफ्लो हो गया रेंट का, वो तुम्हारी इनकम है, चाहे वो 2 साल की एडवांस में रिसीव कर ली हो। जो आउटफ्लो हो गया एक्सपेंस का, वो तुम्हारा एक्सपेंस फॉर द ईयर है, नो मैटर चाहे तुमने 2 साल के पे कर दिए हो एक साथ। बस इस बात का ख्याल रखना है कि इनफ्लो और आउटफ्लो। सॉरी टू इंटरप्ट अगेन सर, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आई थी, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता। कोई मसला नहीं बेटा। तो जितना इनफ्लो टैक्स ईयर में हुआ, चाहे वो किसी भी साल का है, वो तुम्हारी इनकम है कैश बेसिस में। जितना तुमने एक्सपेंस पे कर दिया करंट टैक्स ईयर में पे किया, चाहे किसी भी साल का, वो तुम्हारा एक्सपेंस ओवर द ईयर है, क्लियर है? तो रेंट रिसीव इन टैक्स ईयर इज योर इनकम, एक्सपेंस पेड इन टैक्स ईयर इज योर एक्सपेंस, नो मैटर चाहे वो आगे का भी पे हो रहा हो, क्लियर है बेटा? Yes. देन आगे चलो। Yes, कुछ sir. नहीं लिखा हुआ अगर सवाल में, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि आपके पास एग्जामिनर हमसे कैश बेसिस में कैलकुलेट करवाना चाहता है, डिफॉल्ट बेसिस है कैश बेसिस, क्लियर है? एक्रूअल बेसिस, जितना रेंट टैक्स ईयर का अर्न कर लिया, जितना रेंट टैक्स ईयर का अर्न कर लिया, रिसीव करना मैटर नहीं करता। टैक्स ईयर में जितना रेंट अर्न हुआ वो तुम्हारी इनकम, टैक्स ईयर में जितना एक्सपेंस इनकर हुआ टैक्स ईयर का, वो तुम्हारा एक्सपेंस। इसमें पेमेंट और रिसीट पे नहीं, अकाउंटिंग टैक्स ईयर देख के चलते हैं। कैश बेसिस होगी तो इस दौरान रिसीट ऑफ पेमेंट देखेंगे कैश बेसिस में, एक्रूअल बेसिस होगी तो इस दौरान अर्नड और इनकर्ड देखेंगे, क्लियर है? यस सर। ये एक्रूअल, ये कैश बेसिस, डन है बच्चों? Yes, sir. आगे चलते हैं। सर प्रॉपर्टी इनकम का फॉर्मेट क्या होता है? सर रेंट रिसीव या अर्न डिपेंड करेगा। अगर एक्रूअल बेसिस है तो अर्न देखेंगे, कैश बेसिस है तो रिसीव देखेंगे, ठीक है? उसमें से तमाम एक्सपेंसेस क्या कर दो, माइनस कर दो, दोनों इंटरेस्ट पे स्टैरिक लगा लो। एक और बात, एक्रूअल बेसिस में बैड डेट्स एक्सपेंस होते हैं, कैश बेसिस में बैड डेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर जो आ गया वो रिसीव हो गया, वही इनकम है, जो नहीं आया वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस आउट हो गया, क्योंकि एक्रूअल में हम तमाम इनकम रिकॉर्ड करते हैं और उसमें से जिसके रिकवरी के चांस नहीं होंगे उसको माइनस करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस में बैड डेट्स एक्सपेंस होते हैं, कैश बेसिस में बैड डेट्स एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बैड डेट्स का ऑटोमेटिकली रिलीफ मिल जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, क्या है बेटा? रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिडक्ट नहीं कर सकते, क्लियर है? अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट आप माइनस नहीं करोगे एज एन एक्सपेंस, बल्कि उस इंटरेस्ट का जो 20% होगा उसको आप डिडक्ट कर दोगे इनकम टैक्स लायबिलिटी से। सिर्फ रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं मैं बेटा, क्लियर? याद रहे, इसकी बात कर रहा हूं रेजिडेंशियल। कोई शॉप किराए पे दिए तो ये नहीं होगा रूल, फिर तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, और घर लेने के लिए तुमने लोन लिया था, लोन पे इंटरेस्ट होगा,
तो उसका इंटरेस्ट डायरेक्ट यहाँ परफॉर्मेट में माइनस नहीं करोगे, बल्कि इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद उस इंटरेस्ट का 20% जो होगा डिडक्ट कर दोगे इनकम टैक्स लायबिलिटी से। सिर्फ किसके लिए बेटा? रेजिडेंशियल। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आगे चलो। सर एक Yes. दफा दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया है मैंने, उस लोन पे इंटरेस्ट भी दूंगा, उस इंटरेस्ट को मैं आपके पास प्रॉपर्टी इनकम के फॉर्मेट से माइनस नहीं करूंगा, बल्कि उस इंटरेस्ट कॉस्ट का 20% लूंगा और उसको इनकम टैक्स लायबिलिटी से डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। क्लियर है? जी सर। लेकिन सिर्फ रेजिडेंशियल की बात हो रही है। यस सर। सर रिपेयर कॉस्ट अलाउड है एक्सपेंस के तौर पे, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट हो रही हो तो वो अलाउड नहीं है। अगर इंप्रूवमेंट हो रही हो तो वो अलाउड नहीं है। सर क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल रिपेयर इंप्रूवमेंट में फर्क बताता हूं। एक मकान में लेने गया, वो मकान की वैल्यू 10 लाख थी। कितने की थी बेटा? 10 लाख थी। लेकिन क्योंकि उसकी छत टूटी हुई थी तो मुझे 9 लाख की मिल गई। अब अगर मैं वो उसकी जो टूट फूटे ठीक कराता हूं तो वो कैपिटल एक्सपेंस होगा, वो इंप्रूवमेंट होगा, वो रिपेयर्स नहीं होगा, क्योंकि उसके जो रिपेयर्स का इफेक्ट था वो परचेजिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही थी। मेरी बात समझ रहे हो? जो आपने 9 लाख की चीज 8 लाख में ली थी, इसका मतलब है वो जो डैमेज हुआ था छत, वो कैपिटल एक्सपेंस था। अब आप उसको माइनस नहीं कर सकते। अगर रिपेयर कराने से पहले घर हैबिटेबल था, रहने के काबिल था, तो नॉर्मल एक्सपेंस से माइनस करोगे। लेकिन रिपेयर से पहले घर जो है वो रहने के काबिल नहीं था, तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। क्लियर है? डन है? Yes. यस सर। आगे चलो। मोटर एक्सपेंस। सर मोटर एक्सपेंस का प्रॉपर्टी इनकम से क्या ताल्लुक है बेटा? कोई बताएगा जल्दी से? मोटर एक्सपेंस का प्रॉपर्टी इनकम से क्या ताल्लुक है? सर मैं लैंडलॉर्ड हूं, सर मुझे बार बार रेंट कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है, किराएदार के पास जाना पड़ता है। भाई कोई इतना शरीफ नहीं आजकल, खुद रेंट देते हैं। मोटर कार पे जाना पड़ता है। मुझे किस पे जाना पड़ता है बेटा? मोटर कार पे जाना पड़ता है। ठीक है? तो अब मोटर कार है तो तय बात है, मोटर कार की दो बातें हैं, आप सबको पता है, अब कोई नई बात नहीं है। मोटर कार पे कैपिटल अलाउंस भी होता है और उसकी रनिंग कॉस्ट भी होती है, जिसे हम कहते हैं फ्यूल या मेंटेनेंस। सही बेटा? क्लियर है? मोटर कार से रिलेटेड दो तरह के एक्सपेंस है। ठीक है? एक आपके पास कैपिटल अलाउंस है, दूसरा क्या है? रनिंग कॉस्ट है। चॉइस क्या है? सुनो मेरी बात। मोटर कार में आपको चॉइस दी हुई है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप मोटर कार का कैपिटल अलाउंस और उसकी रनिंग कॉस्ट माइनस कर लो। क्या कर लो? उसकी रनिंग कॉस्ट। या तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, तुम ना कैपिटल अलाउंस माइनस करो ना रनिंग कॉस्ट माइनस करो, डायरेक्टली एक्सपेंस के तौर पे तुम माइनस कर लो स्टैट्यूटरी माइलेज अलाउंस। क्या चीज बेटा? स्टैट्यूटरी माइलेज अलाउंस। सर ये क्या होता है? सर ये डिपेंड करता है गाड़ी कितनी चल रही है। गाड़ी अगर फर्स्ट 10,000 माइल्स चले तो आप अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। कितना बेटा? 45 पेंस। और अबव 10,000 चले तो कितना रिकॉर्ड कर लो बेटा? 25 पेंस। क्लियर है? सपोज कैसा मेरी गाड़ी चली है 14,000 माइल, शुरू के 10,000 माइल्स पे कितना बेटा? 4,500। 0.4. ये 5,500 मेरा क्या बन जाएगा बेटा? तो दो ऑप्शन है, एग्जामिनर बताएगा, एग्जामिनर बताएगा, आपको सोचने की जरूरत। दो ऑप्शन क्या है बेटा? या तो गाड़ी का कैपिटल अलाउंस और रनिंग कॉस्ट माइनस करो, दो चीजें। या सिंपल क्या माइनस कर लो? स्टैट्यूटरी माइलेज अलाउंस। डन है? फातिमा, यस इकरा, सर। जैन, Yes, sir. यस सर। फिल्जा। यस सर। अच्छा भाई, अब एक और बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात। अगर आप कैश बेसिस यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो बेटा? कैश बेसिस यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है। क्या किया है? प्लांट एंड मशीनरी क्या किया है? परचेज किया है। तो आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर दोगे। क्या कर दोगे? कैश बेसिस में अगर तुमने घर के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर दोगे। सर क्यों? सर कैश बेसिस मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर तुम्हारे पास एक्रूअल बेसिस है तो तुम उस पर क्लेम करोगे क्या चीज? कैपिटल अलाउंस। क्लियर है बच्चों? यस सर। डन है? आगे चलो।
लास्ट पॉइंट फिर हम कैलकुलेशन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा कोई कोई क्वेश्चन जो पूछा आप लोग ऐसे सुमन बकुन की तरह बैठे हुए हैं, कोई सवाल भी नहीं है, बस मैं बोले जा रहा हूँ। जी बेटा कोई सवाल है बेटा? सर अभी तक तो नहीं है। फिल्जा आप बोले बेटा। फातिमा सब क्लियर है अभी तक। सब क्लियर? ओके गुड है माशा। अच्छा भाई अब आपके पास एक चीज है, रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम। रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम, जरा बात समझो। सर ये डोमेस्टिक आइटम होते क्या है? सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर के साथ, जब घर फर्निश होता है ना तो उसके साथ दी जाती हैं। जैसे मूवेबल फर्नीचर हो गया, बेड्स, वार्डरोब, कर्टेन्स हो गए, लाइनेंस हो गई, कारपेट्स हो गए, हाउस होल्ड अप्लायंसेस हो गए, टेलीविजन, फ्रिज, फ्रीजर, किचन वेयर हो गए, कटलरी सेट हो गए, ये घर के साथ साथ दिए जाते हैं अगर घर क्या हो बेटा, फर्निश हो। अगर मैं इन आइटम को रिप्लेसमेंट करूं, क्या बोलूं बेटा, रिप्लेस करूं, ओल्ड आइटम सेल करके न्यू आइटम क्या करूं बेटा, बाय करूं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम। रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम, पुराने आइटम की जगह क्या ले लो बेटा, नया आइटम। टैक्स लॉ कहता है जब भी कभी तुम इस तरह का काम करो तो तुम एक काम करना, हम तुम्हें एक रिलीफ देंगे। हम तुम्हें क्या देंगे, रिलीफ देंगे। हमने कहा क्या रिलीफ? बोले जितना भी तुम्हारा नेट एक्सपेंस हुआ है तुम उसको प्रॉपर्टी इनकम से डिडक्ट कर लेना। मैंने कहा नेट एक्सपेंस का क्या मतलब है? सर मतलब ये कि तुमने खरीदा आइटम 4,000 का और पुराना आइटम बेचा 1,500 का, नेट कितना खर्चा हुआ बेटा? नया आइटम 2500 4,000 सर। का, नया आइटम 4,000 का, पुराना आइटम बिका 1,500 का, तुम्हारा 2,500 का जो पॉकेट से खर्चा हुआ है तुम उस पर क्या कर लेना, रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक रिलीफ आइटम, इसको तुम एज अ एक्सपेंस माइनस कर लेना। क्या कर लेना, एज अ एक्सपेंस। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर अगर सर अगर आपके पास मैंने उससे अच्छा आइटम ले लिया हो तो क्या होगा? अगर मैंने आपके पास उससे अच्छा आइटम परचेज कर लिया तो सर जो नया आइटम की कॉस्ट है वो उसी मॉडल की लूंगा जो इक्विवेलेंट मॉडल होगा, उस जैसा। मार्केट वैल्यू ऑफ सेम आइटम। तो मैंने क्या बताया भाई, जब भी कभी घर फर्निश दिया तो फर्निश घर के साथ साथ मैंने क्या बताया, कुछ कर्टेन्स वगैरह होते हैं, उसको अगर रिप्लेस करोगे तो डोमेस्टिक लीव में क्लेम कर लो। नेट तुम्हारी जो कॉस्ट आई है, नया आइटम जो परचेज किया और जो पुराना बिका, उन दोनों का डिफरेंस माइनस कर लो। क्लियर है बच्चों? आगे चलो बेटा, किसी को कोई डाउट है पूछे? सर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है कि उससे बेहतर खरीद लिया, इसकी कोई एग्जांपल करवा दें क्योंकि रिवाइज नहीं किया टॉपिक अभी तक। मैंने एक कटलरी सेट खरीदा 4,000 पाउंड का, ओल्ड सेट बेचा 1,000 का। बोल रहे हैं ये जो कटलरी सेट में लिया ये इम्प्रूव्ड है। क्या है? इम्प्रूव्ड वर्जन है। अगर मैं ओल्ड सेट का इक्विवेलेंट ही लेता तो मुझे 3,100 का पड़ता। कितने का पड़ता? 3,100 का। अगर नए की जगह इम्प्रूव वर्जन की जगह इक्विवेलेंट यूनिट लेता तो कितने का पड़ता? 3,100। तो मैं माइनस करूंगा 2,100। क्लियर? पुराने का इक्विवेलेंट देखूंगा जी कि सर। पुराने का इक्विवेलेंट खरीदता तो वो 4 का थोड़ी आता, वो कितने का आता? 3,100। 100 का। है ना? यस सर। आजा बच्चों, कोई सवाल तो पूछे, मैं सवाल पे आऊं जल्दी से बेटा, कुछ छोटे छोटे सवाल करा के जल्दी बेटा बोले कोई सवाल बच्चों, कोई सवाल? फातिमा नो सर क्वेश्चन तो नहीं है, आप कोई भी प्रॉब्लम वगैरह दें सॉल्व करने के लिए। यस बिल्कुल, क्यों नहीं यार, आप आपसे बढ़ के थोड़ी है, हम तो बैठे इसीलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ऐसे स्टार्ट करते हैं। कुमार owns a residential property that he lets out at an annual rent of 15,000. Okay. Rent is payable monthly in advance. ठीक है. However, only 11,250 was received during tax year 24-25. As the tenant did not pay rent for the January to March until 30th April. इसका क्या मतलब है बेटा, इस लास्ट लाइन का? सर बैड अबे डेटा। जनवरी से मार्च तक का रेंट नहीं मिला, लेकिन 30 अप्रैल को मिल गया, ऐसी है? यस सर। यस सर। इसका मतलब बताना चाह रहा था वो, मेरे बच्चों ये बैड डेट्स नहीं हुआ। ये लेट पेमेंट किए नेक्स्ट ईयर। हाँ बैड डेट्स नहीं हुआ, वेरी गुड। अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस रेंट। क्या देखते हैं बेटा?
ग्रॉस रेंट। कौन सी बेसिस है बेटा, चेक करो। accrual basis। सर एक्रूवल बेसिस तो 15,000 ही हम राइट डाउन करेंगे। सर एनुअल रेंट कितना था, 15,000। सर कोई डेट बताइए कब से दिया है। नहीं सर, इसका तो पूरा साल दिया हुआ है। कुमार हैज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। जुलाई 2024 में उसने रिप्लेसमेंट किया एक बेड 1150 का, जबकि उसने पुराना बेचा है कितने का बेटा, 130 का। कितने का बेटा, 130 का। हमने कहा ठीक है यार, क्या ये बेटा, सर बच्चों? रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। सिंपल लिख दो, रिप्लेसमेंट रिलीफ। कितना लिखूं बेटा, 1150 लिखूं क्या? 1020 -130। अगस्त में पे किया है, लेकिन काउंसिल टैक्स क्या है, फॉर द ईयर एंडेड टू 31 मार्च। क्या टैक्स ईयर से क्रॉस कर रहा है, टैक्स ईयर के अंदर अंदर है? सर अंदर 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 है। इंश्योरेंस सर पे अक्रूवल बेसिस में हमेशा हम ग्रॉस रेंट लेंगे। नहीं बेटा, वो तो उसने हमें डेट ही नहीं दी थी, कब से दिया हुआ है, इसका ना पूरा साल दिया हुआ था। ठीक सर। ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड टू 31 अगस्त। सर अगस्त तक दे दिया, अगस्त 25। फातिमा क्या सारा हमारा टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, एक्रूअल बेसिस पे हम मंथ वाइज हमारा नहीं, टैक्स ईयर कहाँ पे एंड होता है, 31 मार्च 2025 को मंथ वाइज, और ये चलेगा भाई सब अगस्त तक। कितने महीने एक्सटेंड कर दिया बेटा, बताओ कितने महीने का ज्यादा दे दिया है? 5 मंथ्स का ज्यादा दे दिया। तो इसका मतलब है 300 में से 7 मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, सही कह रहा हूँ? यस सर। 175। 175। लेकिन सर ये तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं थी, इसका उसमें कंप्यूटेशन में नहीं कम करेंगे हम। कहाँ पे बेटा, बेटा आ, वो फाइनेंस कॉस्ट थी मेरी चांद, इंश्योरेंस है। सही सर। अच्छा, जनवरी 2025 में repairs to the door, the property was let despite the damage to the door। क्या बताना चाह रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों? सर सर कैपिटल, कैपिटल। क्योंकि जब दिया था उस टाइम पे वो पहले से ही टूटा हुआ था। नहीं बेटा, ये नहीं कहना चाह रहे, ध्यान से पढ़ो सर, इंग्लिश का मसला है ये। सर उसके बगैर रेंट आउट नहीं हो सकता। द प्रॉपर्टी वाज लेट, उसके बावजूद भी रेंट आउट विदाउट इट। इसके बगैर भी रेंट आउट की जा सकती थी, ये बोलना चाह रहा है। Am I right बेटा? यस सर। इट यानी ये डैमेज कोई इतना सीवियर डैमेज नहीं था कि इसके बगैर प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दी जा सकती थी, इसके बगैर भी प्रॉपर्टी किराए पे दी जा सकती थी मेरा बेटा। क्लियर है? ओके सर। यस सर। डेकोरेटिंग वर्क कंप्लीटेड ऑन 28 मार्च, विद इन टैक्स ईयर कंप्लीट हो गया। यस सर। कैलकुलेट करो बच्चों, क्लियर है, बात समझ में आती है? 820। यस सर। 12,820। 12816 बेटा। यस सर 12816। बच्चों क्लियर है? फातिमा, इकरा, Yes, clear. क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट इसमें टेस्ट करने की मैंने कोशिश की। मिस्टर मैजिक परचेज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू लेट आउट ऑन 31 जुलाई, ठीक है, 2024। नहीं, 1 अगस्त से दिया, ऐसी है ना बेटा? द प्रॉपर्टी वाज लेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अगस्त 2024 with a rent of 12,000 per annum being quarterly in advance। quarterly in advance, okay। कितने क्वार्टर होते हैं साल में बेटा, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 सर। 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के एक क्वार्टर होते हैं ना। इंटरेस्ट एंड रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट ऑन अ लोन फॉर द प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 2,000। प्रॉपर्टी कौन सी है? रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर फाइनेंस कॉस्ट का क्या करते हैं बच्चों? सर इसका 20% लेके तो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर देंगे। यस सर। During the tax year, Magic incurred the following expenses related to property. September 2024, insurance for 1st September to 31st August। यार कुछ बताया नहीं, ये कौन सी बेसिस है, क्या एज्यूम करो? सर कैश बेसिस। कैश बेसिस। सर ये सितंबर को मैंने पूरे आने वाले अगस्त तक का इंश्योरेंस पे कर दिया है, क्या अपोर्शन करूं या पूरा माइनस कर दूं? सर पूरा माइनस करेंगे क्योंकि जो चला गया कैश बेसिस में वो चला गया, बस टैक्स ईयर में गया, टैक्स ईयर के एक्सपेंस, नो मैटर वो कवरेज कहीं की भी कर रहा हो, है ना?
यस सर। न्यू फर्नीचर 2000, यार ये कौन सा आइटम है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये प्लांट एंड मशीनरी है। क्या प्लांट एंड मशीनरी का क्या करते हैं कैश बेसिस में? याद आ रहा है कुछ? सर डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट। ट्रीट लाइक अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रीट लाइक अ रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। क्लियर है? जी। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड किचन यूनिट्स 780, द ओल्ड वन रियलाइज फॉर 50। 730 अब जरा चालाकी है, अब जरा कोई ग्रॉस रेंट कैलकुलेट करके दिखा दे, मान जाओ असल सवाल में ग्रॉस रेंट ही है। शाबाश, जिसने ग्रॉस रेंट कैलकुलेट कर दिया सही, वो जीता है। 9000 मुझे क्या पता, सर 9000 कंफर्म। यार तो बिल्कुल जीता हो गया भाई। सर हाँ बच्चों 9000। बोले, 9000। आप 9000 बोल रहे हैं, सोच लें। सर 1 अगस्त से दिया है किराए पे, पहला क्वार्टर आया होगा अगस्त अगस्त, सितंबर अक्टूबर ये तो टैक्स ईयर पे फॉल करके पहला क्वार्टर ले लिया, ठीक है। दूसरा क्वार्टर आया होगा नवंबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल। ठीक है। फिर आया होगा आपके पास फेब, मार्च। सर इसका मतलब ये है कि 3 क्वार्टर के हमें विद इन टैक्स ईयर रिसीव हो गए, ऐसी बात है बेटा फातिमा? यस सर। Yes. जी. 4 क्वार्टर थे, 3 क्वार्टर रिसीव हो गए, कितना हो गया बताओ? 9000 वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सपेंस बताओ, इंश्योरेंस अपॉर्चन करूं, पूरा चार्ज कर दूं? सर पूरा पूरा चार्ज करेंगे, कैश बेसिस है। सर फर्नीचर में बस ये कंफ्यूजन है कि कैपेक्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा? भाई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लांट एंड मशीनरी हो गया ना, पढ़ के आए थे अभी कैश बेसिस में। प्लांट एंड मशीनरी जो उन आइटम पे डायरेक्टली उनको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, याद आ रहा है? यस सर। न्यू फर्नीचर, रिप्लेसमेंट रिलीफ, कितना बेटा? जल्दी बताओ बेटा। 5120 सर 5120। बच्चे क्लियर है? आप बोले बच्चों, इकरा आप बोले बेटा। यस सर इट्स यस। क्लियर। हसीब आप हैं बेटा? यस सर क्लियर है। हसीब, ऑल क्लियर बच्चे? यस सर यस क्लियर। अब आ जाए प्रॉपर्टी इनकम के दूसरे एरियाज में। ये देखो यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आओ बेटा, जो सवाल पूछे ना, देखो यहाँ पे आओ, ये देखो यहाँ पे आओ। अंडर कैश बेसिस द प्लांट एंड मशीन यूज इन रनिंग द बिजनेस सच एज क्लिनिक इक्विपमेंट, टूल प्रेपरेशन मैंने, सही है? अच्छा बेटा जल्दी आ जाओ, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी इनकम दूसरी एरियाज। लीज प्रीमियम, क्या बेटा? लीज प्रीमियम। सर लीज प्रीमियम से क्या मुराद है बेटा? जब भी कभी कोई बंदा प्रॉपर्टी लीज पे देगा, कैश पे देगा बेटा? लीज पे देगा, तो लीज की जो इनकम होती है उसको निकालने का एक खास तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर? सर फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी लीज पे दी है और लीज प्रीमियम है 10,000, कितना बेटा? 10,000, और मैंने प्रॉपर्टी दी है 15 साल के लिए, तो जितनी भी लीज इनकम होगी उसका फॉर्मूला होगा लीज प्रीमियम माइनस 2% ऑफ n-1, पता नहीं कितना है बेटा? 2800। सही बेटा, ऐसी है बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब निकालो। 32,800 सर शी इज राइट, 32,800। 32,000। 800 अब एक बात नोट कर लो अपने पास, लीज प्रीमियम डज नॉट अपॉर्शन इन मंथ्स और ईयर फॉर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के लिए लीज प्रीमियम किसी भी तरह से अपॉर्शन नहीं होती है। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे इनकम आ जाएगी, क्लियर है? इसको ना मंथ देखोगे, बस टैक्स ईयर में रिसीव किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, तुम्हारी इनकम बन गई, क्लियर है? यस सर। रेंट अ रूम रिलीफ, रेंट अ रूम रिलीफ, ये रिलीफ तब भी अप्लाई होगा जब कोई अपना सिंगल रूम किराए पे दे रहा हो। क्या दे रहा हो? पूरा घर किराए पे नहीं दे रहा, घर का कोई कमरा किराए पे दे रहा हो, तो ये रिलीफ अप्लाई होगा। सी रिलीफ क्या कहता है? बोलते हैं जब भी कभी तुम अपने घर का कमरा किराए पे दो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि तुमने जितना भी ग्रॉस रेंट लिया है उसमें से कमरे की एक्सपेंस माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? कमरे की एक्सपेंस
और एक तरीका ये है कि तुम उसमें से माइनस कर दो रिलीफ का अमाउंट। सर हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सर हम वो ऑप्शन यूज करेंगे जिससे हमारी प्रॉपर्टी इनकम या टैक्सेबल इनकम कम कैलकुलेट हो रही हो। क्या हो रही हो बेटा? कम कैलकुलेट हो रही हो। ये 7,500 कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट। हाँ, अगर प्रॉपर्टी में वाइफ का शेयर भी है और हस्बैंड का शेयर भी है तो रिलीफ आधा आधा हो जाएगा। अदरवाइज कितना है बेटा? 7,500। इज इट क्लियर बेटा? यस जब भी कभी कोई बंदा Yes, घर sir. का कोई एक रूम किराए पे देगा तो आप क्या करोगे? ग्रॉस रेंट में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे। ठीक है बेटा? ग्रॉस रेंट में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे। अच्छा भाई, सर आप समझा दें जरा करके, मैं बता दूं 2 मिनट में। ये लॉजिक समझ आ रही है बेटा? रिड्यूस, जिससे ऑप्शन क्या आ रहा हो बेटा? कम आ रहा हो। जिससे इनकम क्या आ रही हो? कम कैलकुलेट हो रही हो। पैसे तो उतने ही आ रहे हैं, बस इनकम कम कैलकुलेट हो रही हो। आ जाए बेटा। Neither rents out one of the room in her main residence at a weekly rent of 155। कितना बेटा? पर वीक कितना रेंट है? 155 pounds। The allowable expenses for the room amounts to 22 pound per week। 22 pound per week। What is the assessable property income for tax year if she makes a beneficial claim? क्या करूंगा बेटा? 2 तरीके से। ऑप्शन वन क्या है? सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन। इफ एक्सपेंस इज क्लेम्ड, कितना बेटा? 56575। एक्सपेंस कितने बेटा? सर पर डे पर वीक है। 52 यार, जज्बाती हो गए आप लोग तो यार। हाँ सर। सर इसका मतलब अटेंटिव हम अभी भी। सॉरी यार। 52 into 22, ऑप्शन वन। नहीं बच्चे, क्लियर है? आप बताएं कौन सा ऑप्शन वाइबल है? ऑप्शन 2। फातिमा, इकरा, जैन, कुमैल। ऑप्शन 2 इज रिलायबल। ऑप्शन 2 सर। जी बेटा, कोई पूछिए आप। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 गुड है बेटा। बच्चों Yes. आगे चलूं? या सर। भाई पहले तो बात ये कि ये आपने याद करना है। ये ना कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं बोलता हूँ कि यार ये मुझे ना लग रही है, एग्जाम में कुछ चीजों को बहुत अरसे से इग्नोर कर रहा होता है। और इसमें से एक एरिया ये भी है, फर्निश हॉलीडे लेडिंग। फर्निश हॉलीडे लेडिंग। सर ये जो नोट्स हैं ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं हमें, ताकि हम कुछ इसको रिवाइज भी कर लें दोबारा इधर से। चले मैं आपको कर दूंगा, पॉलिसी नहीं है लेकिन आपको कर दूंगा। ठीक है डन है? कोई थैंक issue यू नहीं, सर, थैंक कोई यू। मसला नहीं। बस आगे मत दिएगा, आपको आपकी मेहरबानी होगी। इस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है ये। सर इंशाल्लाह नहीं देंगे। जब जब आपका आपका काम निकल जाए तो आप इसको जो है ना समोसा बना के जो है ना किसी को दे दिएगा। समोसा सर फिर भी किसी के पास चला जाएगा, इसको आग लगाएंगे सर्दियों में। ओके जी, आगे चलो बच्चों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए फर्निश हॉलीडे लेटिंग क्या होती है? देखिए एक तो आपके पास होटल का कॉन्सेप्ट होता है ना, आप गए, आपने जो है फॉर एग्जाम्पल 1 महीने रुक गए, 2 महीने रुक गए, इस तरह आपका होता है। यूके के अंदर इस कॉन्सेप्ट से बड़ा एक कॉन्सेप्ट है गेस्ट हाउस का। किसका बेटा? गेस्ट हाउस का। कुछ फर्निश्ड रूम बने होते हैं जिनको लोग कमर्शियली किराए पे देते हैं। ठीक है? पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गया है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को एफएचएल कहना है तो उसकी कुछ कंडीशन है। पहली बात, वो फर्निश्ड हो। क्या हो बेटा? फर्निश्ड हो। हमने कमर्शियल बेसिस पे किराए पे दिया हो। ऐसा ना हो अरे कलीम तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम यहां वहां का हमारे बारे फिर रहे हो, जाओ मेरे गेस्ट हाउस में ठहर जाओ। नो, दोस्ती आ रही नहीं। कमर्शियल बेसिस का मतलब प्रॉफिट मोटिव हो। वो कमर्शियल जगह कम से कम साल में 210 दिन ओपन हुई हो। कितने दिन हुई हो? 210 दिन। और एक्चुअली 105 दिन किराए पे गई हो, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन, लॉन्ग टर्म लेटिंग। गेस्ट हाउस फर्निश हो, प्रॉफिट मोटिव के साथ दिया हो, 210 दिन ओपन हुआ हो, 105 दिन एक्चुअली किराए पे गया हो, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म लेटिंग। द टोटल लॉन्ग टर्म लेटिंग डू नॉट एक्सीड 155 डेज अ ईयर। लॉन्ग टर्म लेटिंग क्या होती है? किसी एक बंदे को कंसेक्टिव, ठीक है, 31 डेज से ज्यादा किराए पे देना लॉन्ग टर्म लेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉन्ग टर्म लेटिंग। सर गेस्ट हाउस में आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, गए 2-4 दिन रुके चले गए, ऐसी है ना बेटा? ठीक कह रहा हूं?
सर। यस सर। लेकिन अगर आपने किसी बंदे को 31 डेज से ज्यादा किराए पे दे भी दिया तो ऐसे तमाम दिन मिला के 155 से क्रॉस ना करें, 155 से क्रॉस ना करें। क्या मतलब है? चिंटू को दिया 40 डेज के लिए, मिंटू को दिया 33 डेज, कितने बन रहे हैं? 70। ऐसे तमाम दिन को जब लॉन्ग टर्म वाले पीरियड को काउंट करो उसका सम 155 से क्रॉस ना करे। डन है बेटा? यस सर। सर एफएचएल का फायदा क्या है सर? सर एफएचएल की जो अर्निंग होती है ना वो पेंशन में जो रेलेवेंट अर्निंग की डेफिनेशन है उसमें फॉल कर जाती है। जिन लोगों ने पेंशन नहीं पढ़ा उनकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन याद करें पेंशन में कोई बंदा कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बराबर होती है हायर ऑफ 600 और 100% ऑफ इनकम। नहीं रेलिवेंट अर्निंग, और उस रेलिवेंट अर्निंग में Employment income. एफएचएल भी शामिल होता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम और एफएचएल। एफएचएल वेरी गुड। अगर प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सड इक्विपमेंट है तो कैश बेसिस पे इन आइटम को डिडक्ट कर दो एज एन एक्सपेंस, ठीक है। और एक्रूअल बेसिस होंगे तो उस पर क्या क्लेम कर लो? कैपिटल अलाउंस इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम रिलीफ। फर्निशिंग, किचन, बेड आइटम में उस पर भी आपका कैपिटल अलाउंस क्लेम हो सकता है। फाइनेंस कॉस्ट को डिडक्ट कर सकते हो एज एन एक्सपेंस। दूसरी बात, इस पे रोल ओवर और गिफ्ट ओवर रिलीफ भी मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? रोल ओवर और गिफ्ट ओवर रिलीफ। ठीक है बेटा, ये याद करना है बेटा, इसको याद करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको याद कर लेना। आई एम फीलिंग कि ये आ सकता है, ये आ सकता है बेटा। ठीक है, डन है बच्चों? यस सर इंशाल्लाह। फातिमा, फातिमा आप बोले। फातिमा, इकरा, Yes sir, it's clear. फिलजा आगे चलो। यस सर। अच्छी क्लास में फर्निश हॉलिडे लेटिंग का जो लॉस होगा वो किसी दूसरी फर्निश हॉलिडे लेटिंग से ही सेट ऑफ होता है, जबकि बाकी प्रॉपर्टी के जो लॉस है वो आपके पास प्रॉपर्टी इनका किसी भी प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन एफएचएल का लॉस सिर्फ एफएचएल से आपके पास नॉक ऑफ होता है। एफएचएल का लॉस सिर्फ किससे होता है बेटा? एफएचएल से। बाकी प्रॉपर्टी के लॉस दूसरी प्रॉपर्टी इनकम से हो जाएंगे, लेकिन एफएचएल का लॉस सिर्फ और सिर्फ एफएचएल से ही होगा, किसी और प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ये बात सर ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है हम्म, कि अगर कोई और प्रॉपर्टी का हमारे पास लॉस पड़ा हुआ है और प्रॉफिट एफएचएल का पड़ा हुआ है तो वो आपस में हो जाएंगे इस तरह? नहीं नहीं नहीं, वाइस वर्सा पॉसिबल भी नहीं है, वाइस वर्सा भी नहीं है। एफएचएल का लॉस सिर्फ एफएचएल से। देखो यहाँ पे लिखा है अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ऑल राइटिंग एक्सेप्ट एफएचएस। ठीक है, यस सर। चलिए भाई आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। डन है बच्चों? बच्चों क्लियर है? यस सर क्लियर। तो ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, वो मसला नहीं है। ठीक वो सर। तो थोड़ा सा मुझे असल में नए बच्चे भी होते हैं, सेट होने में भी थोड़ा सा एक टाइम लग जाता है। बात समझ रहे हो? यस सर। जी बेटा चलिए लिखा स्पीड दिखाइएगा। Sir, A. ए सर 59,040। एक सेकंड बेटा, जी सॉरी, सर ए। कितना बेटा? ए यस सर। 20 करो। Sir, A. जी बच्चों, A. Sir, ए A 1500. मुझे नहीं पता भाई। जून जुलाई 4 महीने, कितने महीने बेटा? अच्छा फिर जुलाई तक गए, ओके। 12 months. 12 मंथ्स पूरे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ऐसा बेटा। अच्छा बेटा एक्सपेंसेस कितने होंगे? सर 5700 के। कितने बेटा? 3300. ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है बेटा? जब आप अपने घर का एक रूम किराए पे देते हो, 9,000. रेंट अ रूम रिलीफ। क्रॉस रेंट, Leave 7,500. जिससे आपकी इनकम कम आ जाए 1500। ठीक है, डन है। यस सर। 22 करो। जी बच्चों, कौन सी बेसिस लेंगे बेटा? क्या एज्यूम करेंगे? कौन सी बेसिस है? Cash basis. सर कैश बेसिस। सर बी आ रहा है। Sir, B option 7 to 9. 7290 सर। काउंसिल टैक्स क्या करूं? टैक्स ईयर में पे किया पूरा ले लो। यस सर। इंश्योरेंस सर क्या कैश पोर्शन करूं या बेसिस। जो पे किया वो ले लो?
सर कैश बेसिस पे पे हो रही है, पूरी करेंगे। 540, रिप्लेसमेंट रिलीफ 870, सर कोई प्रोसीड्स नहीं है, इसलिए 870 पूरी ले लेंगे। ले लेंगे। 7290। क्लियर है बच्चों? यस सर। बेटा आप लोगों को प्रॉपर्टी का समझ में आता है? आगे चल सकता हूँ मैं? यस सर। अच्छा लगे तो जब करिए ना फटाफट एक जीबी कर दो फटाफट 2 मिनट में। लीज प्रीमियम का फॉर्मूला जो लेट आया उनके लिए लिख रहा हूँ। ए सर। ये सर 10,400, ए आ रहा सर। सर ए। तो बेटा 10,400 डन है बच्चों? आगे चलें? यस यस सर। सर। जस्ट एक चीज क्लियर करनी है, लास्ट में पेपर में यही फॉर्मूला लगाए, लाइक अगर हमने लीज प्रीमियम फाइंड आउट करना है तो, या हम फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं? मतलब आप क्या करना फॉर्मूला क्या चीज करना चाहती हैं मुझे बताएं? नहीं एक्चुअली एक और भी फॉर्मूला है, उससे भी हम लीज प्रीमियम निकाल सकते हैं हाँ 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 उसमें, तो वो समझ फिर गया यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं वो, लेकिन व्हाट्स द नीड मुझे परेशान होने की। समझ गया मैं। एक्चुअली वो वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी लगता है, सो दैट्स व्हाई मैं मोस्टली वो यूज करती हूँ। चलिए वो कर ले, वो कर ले, कोई मसला नहीं। वो शाखा जिसका इंतजार था वो भी आ गया माशाल्लाह। एम्प्लॉयमेंट इनकम। सर एम्प्लॉयमेंट इनकम इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस while self employment income is a contract for service। सर अगर आप कोई बंदा देख रहे हो कि वो एम्प्लॉय है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप क्या देखोगे? सर आप ये चेक करोगे कि क्या उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है, क्या उसका टैक्स थ्रू पे सिस्टम डिडक्ट हो रहा है, पे एज यू अर्न, क्या वो कंपनी के टूल्स यूज कर रहा है, यस, क्या उसके फिक्स आवर्स हैं काम करने के। अगर ये तमाम बातें हैं तो दैट पर्सन इज योर एम्प्लॉय, दैट पर्सन इज योर एम्प्लॉय, अदरवाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर है बच्चों? यस सर। ऐसी बुराई बता के नहीं आती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस जरूर करना। ठीक है बेटा? यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एम्प्लॉयमेंट इनकम में एक बंदा जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? जॉब कर रहा है, ठीक है। अब जब वो जॉब कर रहा है तो जनरली हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को कैलकुलेट करते हैं रिसीट बेसिस पे। किस बेसिस पे बेटा? रिसीट बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया बेटा? सैलरी गिवन होती है, करने की जरूरत नहीं। फिर आ गया बोनस। चलिए आओ अब बात समझो बच्चों, यहाँ देख रहे हो ना? क्लियर है ना बच्चों? जी यस सर। सर। इंपॉर्टेंट बात है। Yes, हाँ, sir. बोनस अगर एम्प्लॉय का होगा, किसका होगा बेटा? एम्प्लॉय, नॉट डायरेक्टर। तो इट इज टैक्स्ड अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ एंटाइटलमेंट। डेट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ एंटाइटलमेंट। रिसीट मिले कब, इंटाइटल्ड कब अनाउंस हुए थे फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है? कब उसका लीगल राइट स्टैब्लिश हो गया था। अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉय के बोनस में अकाउंटिंग पीरियड दे देते हैं, ईयर एंड भी दे देते हैं कि बोनस के ताल्लुक कौन से अकाउंटिंग पीरियड से। आप इन तमाम झंझट में मत पड़िएगा। एम्प्लॉय का बोनस हो तो देखिएगा कब पे हुआ और वो कब इंटाइटल्ड हुआ था, ठीक है। अब इसमें ना कुछ बातें समझ लो। सपोज करो रिसीट हुई है 30 अप्रैल 2025, इंटाइटल्ड हुई है 15 मार्च 2025, विच इज अर्लियर, विच इज अर्लियर? 15. सर एंटाइटलमेंट। सर अर्लियर क्या है? एंटाइटलमेंट, एक टिक मारो। क्या ये अर्लियर डेट टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? Yes, sir. यस सर। देन बोनस इज रेलिवेंट। earlier date must fall within the tax year. Is that clear beta? The earlier date should fall within। क्लियर सर। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, which is the earlier date? सर एंटाइटलमेंट की। Entitlement। क्या ये करंट टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? बोनस इज इररेलेवेंट। क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. एम्प्लॉय का बोनस समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, ये बता दिया देखो आगे बेटा, क्लियर है? रूल क्या बताया मैंने? अर्लियर डेट मस्ट फॉल In tax year. टैक्स, ठीक है। अब आ जाओ बेटा डायरेक्टर की बोनस पे। किस पर आ जाओ बेटा? डायरेक्टर की बोनस। अब यहाँ पे देखो, एक देखो डेट ऑफ रिसीट, क्या देखो? डेट ऑफ रिसीट। और एक देखो आपके पास
एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अगर आपके पास बोनस की डिटर्मिनेशन या उसकी वोटिंग विद इन अकाउंटिंग पीरियड हुई थी, दो चीजें देखो, जिस साल का बोनस है उसी साल के अंदर वोटिंग हुई है, साल एंड होने से पहले, तो डेट ऑफ रिसीट देखो और एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड देखो। और अगर वोटिंग अकाउंटिंग पीरियड के बाद हुई है, सुनना मेरी बात, ये कब देखोगे? इफ वोटिंग इज डन विद इन अकाउंटिंग पीरियड। और अगर सर वोटिंग अकाउंटिंग पीरियड के बाद हुई हो, इफ वोटिंग इज डन आफ्टर अकाउंटिंग, यानी बेटा याद रहेगा ये बात, मैंने आपको उसको दो तीन उसमें ब्रेक कर दिया, एम्प्लॉय को तो अलग ही कर दिया। डायरेक्टर में डेट ऑफ रिसीट कब मिले और कब डिटरमिन हुआ, कब अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, ये तब देखोगे जब वोटिंग क्या हुई है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। और अगर वोटिंग आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड हुई है तो फिर ये दो चेक करोगे, है ना बच्चों? बेटा याद रहेगा ये? हेलो सर एक दफा दोबारा बता दें। अच्छा बेटा देखो, डायरेक्टर का बोनस जब भी आए तो ये तो डेट ऑफ रिसीट तो कांस्टेंट है। अगर आपके पास बोनस की वोटिंग उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हो रही है जिस अकाउंटिंग पीरियड से बोनस पर्टेन करता है, तो आप इन दोनों का अर्लियर ले लेना, इन दोनों का क्या ले लो? अर्लियर। लेकिन अगर वोटिंग अकाउंटिंग पीरियड के बाद हो रही है तो आप डेट ऑफ वोटिंग और डेट ऑफ रिसीट काउंट करना, ये 1 है, ये 2 है। क्लियर है? ये कर दिया मैंने। तो ये चेक जरूर करना कि बोनस की वोटिंग उस अकाउंटिंग पीरियड से पर्टेन करे। हाँ बेटा बोलो। ये अकाउंटिंग पीरियड और फिस्कल ईयर सेम, ये फिस्कल ईयर के बाद हो या अकाउंटिंग पीरियड के बाद हो? अकाउंटिंग पीरियड, कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड जहां वो काम करता है। क्लियर? एग्जाम्पल सुनो, यहाँ पे देखो बेटा, रिसीट हुई है 30 मई 2000, वोटिंग हुई है 30 अप्रैल 2024। इस बोनस का ताल्लुक आपके अकाउंटिंग पीरियड से जो 30 जून 2024 है। क्या वोटिंग अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हुई है? चेक करो। यस सर। तो आप क्या देखोगे? अर्लियर ऑफ रिसीट और अकाउंटिंग पीरियड का एंड। कौन सी डेट अर्लियर है? रिसीट सर। रिसीट। क्या टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? यस। बोनस एलिमेंट डन है बच्चों? अब क्लियर है? याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इकरा क्लियर है बेटा? इकरा सर जो आपने बोनस फॉर डायरेक्टर को सेकंड हाफ में ब्रेक किया, उसकी भी कोई एग्जांपल देते हैं? उसको ब्रेक कर दो। अच्छा दे दो। रिसीट हुई है 30 मार्च 2025। जिस अकाउंटिंग पीरियड के बोनस के लिए वोटिंग हुई है वो वोटिंग हुई 31 मार्च को। अकाउंटिंग पीरियड था 31 दिसंबर 2024 को। रिसीट हुई 30 मई 2025। वोटिंग हुई 31 मार्च 2025। पहले बताओ, वोटिंग अकाउंटिंग पीरियड के बाद हुई है पहले हुई है? बाद में। बाद में। तो फिर वोटिंग और रिसीट को देखोगे। अर्लियर कौन सा है? वोटिंग टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। क्लियर है? डन है बच्चों? यस सर। सारा और ये टैक्स ईयर में नहीं फॉल करा फिर इररिलेवेंट है। ओके, फिर रिसिप्ट ले लेंगे। नहीं, अर्लियर का फॉल करना जरूरी है बेटा, लेटर को देखोगे भी नहीं। ओके 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 बच्चों आगे चलें, चलो तेज। ओके यस सर। सैलरी हो गई, बोनस हो गया, टैक्सेबल बेनिफिट। सर यूके के अंदर होता क्या है, आपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए गाड़ी दे दी। अब ये तो कैलकुलेट करना मुश्किल है कि आपको गाड़ी से कितने मजे आ रहे हैं, स्टार्ट से कितने मजे आ रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, इस कार से जो आपको मजे आ रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं टैक्सेबल बेनिफिट। जो कंपनी बेनिफिट दे रही है उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो हम क्या कहते हैं बेटा? टैक्सेबल। ये सब के अलग अलग रूल है, ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद डिडक्टेबल एक्सपेंस। अगर किसी एम्प्लॉय ने ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में पैसे डाले, जितने पैसे डाले माइनस कर लो। आप स्टूडेंट हो, आपने अकाउंटेंट हो, आपने एसीसी को सब्सक्रिप्शन दी है, माइनस कर लो। आपने कोई पेरोल गिफ्ट दिया है। सर पेरोल गिफ्ट का मतलब क्या है? कलेक्टिव चैरिटी। पाकिस्तान में जलजला आ गया, आपने कहा हर एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 5% एम्प्लॉय को देगा और वो जमा करके आपके पास उस स्पेसिफिक कॉज में दे देगा। दिस इज कॉल्ड पेरोल चैरिटी, ठीक है।
पेरोल गिविंग्स भी कहते हैं इसको। अदर अलाउबल एक्सपेंसेस बता नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? एसएमए क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी माइलेज अलाउंस। याद आया भी क्या है? यस सर। फर्स्ट 10,000 के लिए यस सर। 0.40 पेन और 0.25 45 और अबव 10,000 बेटा 25। 25 सही बेटा, याद है? हमने यस नहीं सर। पढ़ा भाई। आइए जनाब, अब हम चलते हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स पे। किस पे बेटा? टैक्सेबल बेनिफिट्स पे। इज एवरीवन ऑन बोर्ड बेटा? नहीं है यस सर, ऑन बोर्ड। यस सर। बच्चों आगे चलो। फातिमा, इकरा, फिल्जा। Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, सबसे पहले कार बेनिफिट। क्या बेटा? कार बेनिफिट। एम्प्लॉयर ने आपको प्राइवेट यूज के लिए कार दे दिए। किसके लिए दिए बेटा? प्राइवेट यूज के लिए कार दे दिए, जिसको आप ओकेजनली बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं। कार बेनिफिट निकालने का तरीका क्या है? लिस्ट प्राइस, अनडिस्काउंटेड प्राइस, मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट CO2 परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट CO2 परसेंटेज। सर क्या मतलब है? सर यूके के अंदर गाड़ी जितना धुआं ज्यादा छोड़ेगी, हम उस पर टैक्सेबल बेनिफिट उतना ज्यादा चार्ज करेंगे। ठीक है, हम टैक्सेबल बेनिफिट उतना ज्यादा क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अक्सर बोलते हैं गाड़ी तो थी 25,000 की, हमारे एम्प्लॉय को 23 की मिल गई, तो आप 23 नहीं लोगे, आप कितना लोगे? 25। क्लियर है? रहने बेटा आगे चलूं? यस सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी महंगी होती है, आपको एक गाड़ी पसंद आ गई, एम्प्लॉय ने कहा यार ऐसा करो तुम ना वो ले लो यारिस, तुम ले लो यारिस। मैंने कहा नहीं सर, मेरा लेवल ये नहीं है, मेरा लेवल तो सिविक का है। मैंने कहा यार, एम्प्लॉय ने कहा मैं पैसे नहीं क्या करूं? बोले थोड़े से पैसे मैं डाल दूंगा। गाड़ी खरीदने में थोड़े से पैसे एम्प्लॉय कह रहा है मैं डाल दूंगा। जो पैसे एम्प्लॉय डालेगा उसको हमें खास नाम देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो कार की परसेंटेज है कैसे कैलकुलेट होती है देख लेते हैं बेटा। आज है हमारे पास एक बेस फिगर है CO2 की, कितनी है बेटा? 55 ग्राम। कितनी बेटा? 55 ग्राम पर किलोमीटर। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने कहा जो परसेंटेज आपके पास हम अप्लाई करते हैं फॉर कार, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? फॉर एग्जांपल देखो, एक आपका पेट्रोल कार है, उसका CO2 इमिशन रेट है 75 ग्राम। कितना बेटा? 75 ग्राम पर किलोमीटर। बेस रेट कितना है बताओ? 55 55। और 55 पे परसेंटेज कितनी कैलकुलेट हुई है? 16। मैं क्या करूंगा, इस परसेंटेज को निकालने के लिए मैं करता इस तरह हूं, इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए मैं करता यूं, मैं तो गिवन रेट कितना है, बेस रेट कितना है, डिवाइड बाय 5 प्लस उसमें ऐड कर लेता हूं स्टैंडर्ड रेट फॉर पेट्रोल कार। कितना आ रहा है बताना बेटा? 20%। कितना आ रहा है बेटा बताना? 20% ही आ रहा सर। ठीक है, तो इस 20% को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर अगर डीजल गाड़ी होगी तो क्या करूंगा? बेटा डीजल गाड़ी होगी तो रेट 4 से बढ़ जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 20%। कितने से बढ़ जाता है बेटा? 24 16 से 20। ओके। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी RDE2 स्टैंडर्ड मीट कर रही हो तो फिर पेट्रोल और डीजल में कोई फर्क नहीं आता। ये 4% कब बढ़ते हैं? जब मीट ना करे। जब RDE2 मीट ना करे तो बढ़ते हैं, अदरवाइज फिक्स रहती है ये। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की सेम है। सर इसका मैक्सिमम रेट परसेंटेज का 37 है। कितना है बेटा? 37। 37। सर कभी कभी मैंने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल से हमें ले रहे हैं, मेरे मेजर रेट 200। कितना बेटा? 200 माइनस 55 अपॉन 5। कैलकुलेट करना बेटा जल्दी से। 45 29। 29 प्लस 16 45 45। हमें कितना ले लूंगा? 37। 37। एक बात सर, कभी कभी परसेंटेज 114 दी हुई, कितनी दी? 114 ग्राम पर किलोमीटर। निकाला जरा आंसर बेटा।
plus 16. It's 11. 27. वैसे तो आ रहा है 27.8, लेकिन यहाँ पे डाउन डाउन करते हैं कितना बेटा, पीछे ही आएंगे, 27. हमेशा पीछे 27%, Yes, हमेशा sir. क्या आएंगे बेटा, पीछे आएंगे। डन है? सर अगर कार्बन CO2 एमिशन रेट 50 ग्राम से कम होगा फिर? आ गया, 51 से 54 होगा तो 15%, नहीं, 50 से कम होगा। तो फिर आपके पास नीचे आ जाएगा बेटा रेट, कोई मसला नहीं है। ये आपके पास हाइब्रिड कार के लिए होता है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक कार है, BYD आ गई आपके पास, 0 CO2 इमिशन रेट, तो उसका रेट फिक्स है। अगर गाड़ी का CO2 रेट 0 है तो उसके लिए परसेंटेज फिक्स है। और अगर 1 से 50 है तो फिर हाइब्रिड गाड़ी होगी, वो डिपेंड करती है कि एक चार्जिंग पे कितने माइल्स चलती है। एक चार्जिंग पे 130 माइल्स चलती है तो 2%, 70 से 129 तक चलती है तो 5%। डन है बच्चों? फातिमा? यस, क्लियर। अच्छा बच्चों, एक जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी काम की, वो ये है, दो चीजों में फर्क समझना। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या बताया था? एम्प्लॉय ने गाड़ी परचेज करने में अपने पल्ले से कितने पैसे डाले, ठीक है, उसको हम माइनस कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना माइनस करते हैं? 5,000। ये सपोज को गाड़ी की लिस्ट प्राइस है 16,000, एम्प्लॉय ने गाड़ी खरीदने में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दी 7,000। अब 7 नहीं, मैक्सिमम कितना डिडक्ट करूंगा? 5,000. ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझो, तमाम बेनिफिट में काम आएगा। पेमेंट अगेंस्ट यूजेज, पेमेंट अगेंस्ट यूजेज। कभी कभी एम्प्लॉयर कंजूस होता है, बोलता है दानिश साहब इतनी महंगी गाड़ी लेके एंजॉय कर रहे हैं, अगर ये आपकी अपनी गाड़ी होती, दानिश साहब आप इतनी महंगी गाड़ी लेके एंजॉय कर रहे हैं, अगर ये गाड़ी आपकी अपनी होती तो आप बताएं आपका कितना खर्चा होता? मतलब 1,000 होता तो है। तो एक काम करो, हर महीने मुझे 10 पाउंड पर मंथ दे दिया करो फॉर यूज ऑफ कार, फॉर यूज ऑफ कार। इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? रीइंबर्समेंट। क्या कहते हैं? रीइंबर्समेंट। अगर गाड़ी यूज करने के पैसे दे दूंगा तो बेनिफिट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। बेनिफिट वो जो एम्प्लॉयर के पैसे पे मजे करो, ये तो मेरे अपने पैसे हैं भाई, बात समझ रहे हो, ये तो मेरे अपने पैसे हैं, ये कैसा आपका मजा है? याद करो तरीका क्या होगा, पहले गाड़ी की अनडिस्काउंटेड प्राइस लोगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, चेक करोगे टैक्स ईयर के मिड में दिया है तो उसको क्या करोगे? अपॉर्शन करोगे। अपॉर्शन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से क्या माइनस करोगे? रीइंबर्समेंट। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो आगे चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजा भाई, का तो समझ में आ गया। ओके सर, ये रीइंबर्समेंट वाला दोबारा बताइएगा। बेटा, सबसे पहले गाड़ी की लिस्ट प्राइस निकाली मैंने, फॉर एग्जांपल 30% थी, फिर मैंने देखा गाड़ी मैंने जून 2024 से दी है, कितने महीने? जून 2000, अप्रैल मई जून, यस 10 महीने निकाला बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल ये आगे ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 20,000 इंटू 0.0 इंटू 30% इंटू 10/12। अगर एम्प्लॉय ने गाड़ी यूज करने के लिए कोई पैसे एम्प्लॉयर को दिए हैं, सेट हर महीने 15 पाउंड दे दिए और 10 महीने की गाड़ी यूज की थी, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? नेट टैक्सेबल। पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे साल के बीच में दिए तो अपॉर्शन करेंगे, और आखिर में क्या माइनस करेंगे? रीइंबर्समेंट। क्लियर है बच्चों? जी सर। बच्चों क्लियर है? इकरा, फिल्जा? यस सर। बच्चों रेट में कंफ्यूज मत होना, ये रेट गिवन होंगे, ये रेट आपको गिवन होंगे कहां पे? टैक्स सेक्शन में, ठीक है। फ्यूल बेनिफिट पे आ जाओ। कंपनी ने एम्प्लॉय को प्राइवेट यूज के लिए फ्यूल दे दिया, फ्यूल बेनिफिट निकालने का तरीका क्या है? 27,800 मल्टीप्लाई बाय वही परसेंटेज जो किसके लिए यूज की थी, साल के बीच में दिए, टैक्स ईयर के बीच में दिए, तो अपॉर्शन कर लो। क्या कर लो? अब ये दो लाइनें पढ़ो, जरा इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आए तो अच्छी बात है, पढ़ना बेटा बच्चों। सर एम्प्लॉय ने जितने का फ्यूल यूज किया सारे पैसे एम्प्लॉयर को वापस कर दिए, तो बेनिफिट किस बात का? बेनिफिट निल।
हाँ, फ्यूल एक एक्सेप्शनल केस है। अगर फ्यूल में बोलेगा एम्प्लॉय ने 15 पाउंड पर मंथ दिए, इग्नोर करेंगे। इट इज द ओनली बेनिफिट जहां पे रीइंबर्समेंट को इग्नोर करेंगे। अगर वो क्या है, पार्टली रीइंबर्स है। क्या है बेटा? पार्टली रीइंबर्स, यानी पूरे पैसे नहीं दिए, थोड़े से दे दिए, पूरे नहीं बल्कि थोड़े से। बात समझ लो बेटा? यस सर। बेटा कोई सवाल है तो पूछे, फिर मैं सब प्रैक्टिस पे आता हूँ। फटाफट जल्दी पूछे बच्चों। नहीं सर, इजी है। It's clear. फिल्जा, फिल्जा क्लियर सर। और इकरा, Yes sir, clear है। जैन, क्लियर है सर। कुमैल और क्लियर सर। हसीब यस सर, क्लियर। और भाई। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीधे क्वेश्चन बच्चों। Yes sir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. The company provided petrol-powered car costing 47,000 to Mr. Lawrence on 6th April. एक बात पता लग गई क्या? 6 अप्रैल से अपॉर्शन नहीं होगी, अपॉर्शन नहीं होगी। Having CO2 emission rate of 79 ग्राम पर किलोमीटर। हमने कहा ठीक है। Mr. Lawrence contribute 7,500 towards capital cost of the car. कार खरीदने में पैसे दिए। सर एक रूल पढ़ा था हमने, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5,000. लिस्ट प्राइस इनटू CO2%। लिस्ट प्राइस कितनी बेटा? परसेंटेज कितनी बेटा? निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों, याद है? गिवन रेट 4.8 पर प्लस 16, 20. 20% सर। सर ये 42,000 नहीं हो जाएगा? वो भी तो है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी तो है ना। ये देखिए बेटा, सॉरी बेटा, 47 कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी तो गिवन है। कैप लग गया इस पे, कितना बेटा? 5,000 का। कितना आ रहा है, कैलकुलेट करना बेटा? 8,400. 8,400 सर. 8,400। ओके सर, अपॉर्शन होगी? नहीं सर, अपॉर्शन नहीं होगी। लॉरेंस पेड 20 पाउंड पर मंथ अगेंस्ट प्राइवेट यूज ऑफ द कार। क्या है ये? Reimbursement है 20 पर मंथ, 240 माइनस हो जाएगा 816। डन है बच्चों? यस सर. आ जाए, सेकंड करें। हम सॉल्व करें, आप करा रहे हैं? आप करो बेटा, आप लोग करो। ओके सर. 5,600 आ रहे हैं. मैंने भी किया नहीं जी सर, 5600 ही आ रहा है। सर। गाड़ी 20 की थी, एम्प्लॉय को 7,500 पड़ गई, 7,500 ले लो। नहीं सर, एक्चुअल कॉस्ट। अनडिस्काउंटेड प्राइस. अनडिस्काउंटेड प्राइस, वेरी गुड। ऑफिशियल, अच्छा डीजल कार है, 4% लग भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करेगा। द ऑफिशियल CO2 रेट ऑफ 116 ग्राम पर किलोमीटर। द कार मीट्स द RDE2 स्टैंडर्ड। इसका मतलब नहीं लगेगा ना? जी. यस सर। कितना? 28%. पूरे साल दी हुई थी क्या? चेक करो। जी सर, थ्रू आउट द टैक्स ईयर. अपॉर्शन नहीं होगी। ओके, 5,600. कोई रीइंबर्समेंट हो रही है? नो सर. गुड, 12 करो। सर 11,100, 11,100. जल्दी नहीं करना, जल्दी का काम शैतान का। उसमें लिखा प्राइवेट भी दे रहा है। तो प्राइवेट यूज ऑफ फ्यूल भी है, तो कार बेनिफिट है. फातिमा क्लियर है? बेनिफिट है. फिल्जा, फातिमा, फिल्जा, इकरा, इज दैट क्लियर? कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी है। जी सर. परसेंटेज कितनी लो? सर 37 ही आ रही है, एक दफा आप ये चेक कर लें. 42% आ रही है सर, लेकिन 37 लेंगे। ठीक है। जी.
11,100 11,100 आया। ठीक है सर। फ्यूल फ्यूल बेनिफिट के क्या था बेस फिगर 27 27,800 था। 37%, 10,286। सही है बच्चों, क्लियर है? जी सर। यस सर। अब इसमें कुछ और बातें भी सीखो। 13 क्विकली बात क्या है सीखने की, लर्निंग सुन लो। एक दफा जब गाड़ी दे दी तो ये बात इररेलेवेंट हो जाती है कि प्राइवेट यूज कितना बिजनेस यूज कितना। एक दफा जब गाड़ी प्राइवेट यूज के लिए दे दी तो ऐसा समझोगे कि गाड़ी के अंदर 100% प्राइवेट यूज है। क्लियर है? चलो बेटा निकालो। ओके डन सर। से गाड़ी दे दी, डीजल कार है, देखना पड़ेगा आरडीडी से मीट होता है कि नहीं सर मीट नहीं होता। कितना बेटा? 33% आ रहा है। 30 कितना लूं? 16 लूं? 20 20 कितना बेटा? सर यार 33%। 33% सर। कब से दी है? 6 सितंबर। सर गाड़ी से या गाड़ी या कोई बेनिफिट तभी अपॉर्शन होता है जब वो करंट टैक्स ईयर के 20 से दिया हो। अगर पहले टैक्स ईयर से दिया हुआ चलता हुआ आ रहा है तो अपॉर्शन नहीं होता। सितंबर से काउंट कर तो 4 और 3 7 महीने। 11/12 3465 3,465। कोई रीइंबर्समेंट की है गाड़ी के लिए? यस सर 100 12 से करो कि 7 से करो? 7 सर 7 से। सर आ गया 2765 2765। यस सर। फ्यूल में आ जाता हूँ। 5351.5। जब गाड़ी अपॉर्शन है तो फ्यूल भी अपॉर्शन होगा। ऐसा नहीं कि 5 महीने से फ्यूल को थैली में बांध के दे रहा था, जब से गाड़ी आई तब से ही फ्यूल आएगा। लॉजिकल है। यस सर 5351.5। जबरदस्त। 53 नहीं सर एक मिनट 53 5351.5 5352। Lorenzo pays company a monthly contribution of $100 towards his private use of the car and $10 per month against cost of fuel. नहीं सर, तो फ्यूल में पार्टली रीइंबर्समेंट को काउंट नहीं करते। या तो पूरा देता तो बिल्कुल बेनिफिट जीरो होता, इग्नोर otherwise करेंगे लेंगे ही सर। नहीं। सही बात है? जी सर। यस सर। किसी एक का जो बंदे का माइक है ना वो बहुत घरघर कर रहा है। वो कौन, किसका माइक है? डोंट नो सर। मेरा तो नहीं करा। मेरी। ओके सर। बच्चों क्लियर है? याद है? आप बोलो। डन है? क्लियर है सर। डन है यस सर क्लियर। 14 और कर दो बच्चों। सर जी टेबल दिखा दें। किट से निकालना पड़ेगा। सर लेस देन 30 14% होगा। 14%। हाइब्रिड गाड़ी का रेट जून में दी थी 10/12 या 3500 आ गया। चार्जिंग फैसिलिटी इज एग्जाम्ड। गाड़ी के अगर चार्ज करने की कोई फैसिलिटी दी हुई है, कोई कार चार्जर आपने फैसिलिटी कंपनी में लगाया हुआ तो एग्जाम्ड है, वो एग्जाम बेनिफिट है। लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है सर 3500। बच्चों आप बोले क्लियर है सब? क्लियर है सर परफेक्ट। यस जैन, सर कुमैल, इकरा। क्लियर है सर। अच्छा सर मैं बोल रहा था कि ये 14% की जगह 2% लेना नहीं चाहिए था मैं। भाई 2% तब होता जब वो जीरो इमिशन होता। ये जीरो इमिशन थोड़ी है। नहीं 129 माइल्स है ना, तो 130 माइल्स के लिए 2% है आ रहा है मेरे को, लिखा है मेरे पास तो। एक सेकंड देख लो बेटा, रेट कितना आ रहा है बेटा, एक सेकंड देख लो, एक सेकंड देख लो बेटा। हाँ सही कह रहे हैं बेटा, सही कह रहे हैं। आपने 30 माइल्स देख लिया बेटा, क्या नाम है किसी बच्चे ने, मैं चार्ट नहीं देखा था। सही कह रहे हैं आप बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं 100%। बेटा ये था आपके पास 70 से 129 माइल्स। सर 500 आ जाएगा। 5% आ रहा है बेटा, सही है। 5% आ रहा है जी बेटा, बिल्कुल ये इस तरह था। सॉरी एक मिनट में 5% का भी बता देता हूँ सर। 1250 दूसरे ने किसी ने बताया है। चलिए 30,000 1250
30,000 5 में 10/12 था ना बेटा? सर 2% होगा 2%। 10/12 है। बेटा 129 माइल्स है ना? 130 से कम है यस यस ओके क्या हो गया ओके। बच्चे, क्या हो सर। गया? 1250 बेटा 1250 आ रहा है। जी सर। 30,000 इंटू 5%, 4 से देखेंगे Into 10. ऑब्वियसली 10/12 इंटू 1250, ठीक है? यस सर। डन है? ये पर जी सर अच्छा, डन है। ये तो आप हमेशा पीछे से देखोगे, खैर इसमें मसला नहीं। हाँ बेटा एक और बेटा कल सारे बेनिफिट रिवाइज करके आ जाओ मेरे बच्चा, सारे बेनिफिट। डन सर। ओके सर। ठीक है, सारे बेनिफिट यस रिवाइज सर। इंशाल्लाह डन सर। हो जाएगा। ओके सर। ठीक है बेटा, सी यू बेटा अल्लाह soon। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है बच्चों, यस डन सर। सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू बेटा।